आया नहीं। वॉइस आ रही है अभिषेक, संदीप, सर गुड दिव्या। मॉर्निंग, सर गुड मॉर्निंग। मॉर्निंग बेटा, आज आए नहीं आप क्लास में, अभिषेक क्या सर मैं रीजन? एक्चुअली अभी जस्ट 5 दिन पहले फ्री हुआ अपने ऑफिस की मीटिंग से, अच्छा अच्छा, फिर इसलिए बिजी मैं शेड्यूल इसीलिए था। नहीं हो पाया। अरे हम्म, बहुत ज्यादा हफ्ते से बहुत ज्यादा चल रहा है बिजी सर, टाइम ही नहीं दे पा रहा हूँ। समझ जाओ। दिव्या वॉइस आ रही है आपको? दिव्या, संदीप। वॉइस आ रही है दिव्या, संदीप आपको बेटा? अभी बस 5 मिनट में स्टार्ट कर रहे हैं यस हम। सर। तब तक प्लीज और प्लीज सर। बच्चे आ जाएंगे, बस 5 मिनट बेटा, हाँ, ठीक है ना? कोई प्रॉब्लम नहीं, पिछली ठीक है सर। क्लास में क्या क्या किया था हमने, किसी को आइडिया है कुछ? यस बता रहा हूँ सर। बताओ बेटा, पिछली क्लास में क्या क्या किया था हमने? ओके सर, हमने लास्ट टाइम किया था एसेंशियल फॉर आर्बिट्रेशंस। और व्हाट आर द एसेंशियल, जैसे इट मस्ट बी इन राइटिंग, इट मस्ट बी हम्म सर्टेन। और बेटा, और क्या किया था हमने? देखो, जो पिछली और क्लास के टॉपिक थे must be बेसिक। signed duly and dated by arbitrator. हम्म It must be legal and must be in conformity. पिछली क्लास में जो टॉपिक था हमारा, वो आर्बिट्रेशन एंड कंसिलेशन था। आर्बिट्रेशन में हमने Yes. बेसिक डेफिनेशन पढ़ी। अल्टरनेट डिस्प्यूट रेजोल्यूशन में 4 चीजें आती थी: कंसिलेशन, मीडिएशन, आर्बिट्रेशन और फैसिलिटेटर, ठीक है ना? एडीआर के बाद हमने पढ़ा कि आर्बिट्रेटर कितना होता है, आर्बिट्रेटर ट्रिब्यूनल क्या होता है, उसमें कितनी कॉम्पोजिशन होती है, क्या पावर होती है, क्या प्रोसीजर होता है अपॉइंटमेंट का। उसके बाद हमने पढ़ा अवार्ड क्या होता है, टाइप्स ऑफ अवार्ड 4 तरह के पढ़े थे। एडिशनल अवार्ड कब तक होता है? 30 डेज में, ठीक है ना? प्रोसीजर कब तक की जाती है? 30 डेज में, ठीक है ना? चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को रिक्वेस्ट भेज के। उसके बाद हमने पढ़ा था कंसिलेट, सेटिंग असाइड टर्न ऑफ अवार्ड। अवार्ड को कैसे असाइड किया जा सकता है, या कौन कौन से केसेस है, सर्कमस्टांसेस है जिसमें अवार्ड कंसीडर नहीं किया जाता। फिर आता है बेटा कंसिलेशन पढ़ा। कंसिलेशन में मॉनेटरी वैल्यू इन्वॉल्व थी। जैसे ऑफिस में मुझे सैलरी बढ़वानी है, सैलरी कम पे रही है, तो कंसिलेटर एक, मैं हायर कंसिलेटर एक एचआर है, एचआर क्या करेगा? ऊपर की टीम लीडर से बात करेगा, मेरी सैलरी को बढ़वाएगा। तो कंसिलेशन में कंसिलेटर पढ़ा, कैसे कंसिलेटर की टर्मिनेशन की जाती है, टर्मिनेशन के बाद उसकी रिक्वेस्ट पढ़ी हमने, ठीक है ना? फिर आज का जो टॉपिक है बेटा, ध्यान से समझेंगे। आज का टॉपिक हम क्या करेंगे? लोक अदालत और फॉरेन अवार्ड, ठीक है ना? लोक अदालत और फॉरेन अवार्ड बेसिकली आपके एग्जाम में आते हैं। जो कि आपका एग्जाम बेटा एमसीक्यू है, तो एमसीक्यू में आ भी सकते हैं, नहीं भी आ सकते हैं। बट अगर आपका एग्जाम थ्योरेटिकल हुआ, तो उस केस में आपका जो लोक अदालत है वो आएगा ही आएगा। लोक अदालत में क्वेश्चन कैसे आएगा? व्हाट इज लोक अदालत? डिस्कस लोक अदालत, फुल स्टॉप। व्हाट आर द पावर एंड कॉम्पोजिशन ऑफ लोक अदालत, ठीक है ना? तो हम स्टार्ट करते हैं अपने टॉपिक को आज से ही। ठीक है बेटा, आज मैं थोड़ा फैमिली लॉ भी करा ही दूंगा क्लास में, ठीक है ना बेटा? आगे चले हम, आगे चले बेटा। किसी को डाउट है यहाँ तक? नहीं करे सर। दिव्या, सर संदीप। आपने क्या बताया कि व्हाट इज लोक अदालत, दूसरा क्या बताया आपने? टाइप्स ऑफ लोक दूसरा, अदालत। दूसरा मैंने बताया, हाँ, दूसरा मैंने बताया। आज क्या करेंगे हम? फॉरेन अवार्ड, ठीक है ना? फॉरेन अवार्ड करेंगे। फॉरेन अवार्ड के बाद लोक अदालत टॉपिक करेंगे, ठीक है बेटा? तो इसका ठीक है। स्टार्ट करते हैं हम। देखो आप, स्टार्ट करें बेटा टॉपिक। क्या? क्या कन्वेंशन? सर जिनीवा अच्छा, हाँ कन्वेंशन हाँ। हाँ हाँ, वो भी हाँ रहेगा वही सर, करा, अगला। हाँ वही वही कराऊंगा बेटा, हम्म। वही कराऊंगा। बस 1 मिनट।
देखो आप, अब मैं स्टार्ट कर रहा हूँ बेटा, ठीक है ना। आज का जो टॉपिक है हमारा वो क्या है? एक मिनट बेटा बस। आज का जो टॉपिक है लोक अदालत, इसको काफी अच्छे तरीके से करेंगे, ठीक है ना। देखो आप ध्यान से। एक मिनट, जो मैंने पिछला पीडीएफ खोला था, देखो आप पिछला पीडीएफ। एक मिनट बेटा। हम्म। क्लास जो बच्चे ले नहीं रहे ना बेटा, दिक्कत होगी। बच्चों की बैक बहुत आती है, ठीक है ना। क्लास में रेगुलर रहो। ये एक मिनट, पिछले क्लास में क्या कराया था मैंने? ये कराया था ना। देखो इसमें थोड़ा क्या है, इसमें जो बेटा आपका ये था, एक मिनट दिखा देता हूँ मैं। पावर ऑफ लोक अदालत, एग्जामिनेशन, कॉम्पोजिशन, ठीक है ना। फिर न्यूयॉर्क और जिनीवा कन्वेंशन। इसको मैं थोड़ा इससे समझाता हूँ बेटा अपने वाले पीडीएफ से, ठीक है ना। मैंने अलग से पीडीएफ निकाला है और इसके आगे लिखा भी है, ठीक है ना। देखो आप क्या लिखा है मैंने। एक मिनट, कहाँ गया? हम्म। क्या लिखा है बेटा? फॉरेन अवार्ड एडीआर और लोक अदालत एडीआर, ठीक है ना। यहाँ तक क्लियर है? बेसिकली फॉरेन अवार्ड कहने का मतलब है, ठीक है ना। फॉरेन अवार्ड क्या कहता है? एक आर्बिट्रेशन कंसोलिडेशन एक्ट 1996 है, बेसिकली इंडिया में लागू किया गया था। किसके लिए? डिस्प्यूट रेजोल्यूशन के लिए। इसका जो प्रीमेबल है, प्रीमेबल आपका किस किस पे अप्लाई होता है? डोमेस्टिक आर्बिट्रेशन में, इंटरनेशनल कमर्शियल आर्बिट्रेशन में, या फिर एनफोर्समेंट ऑफ फॉरेन आर्बिट्रल अवार्ड। कहने का मतलब है कि यहाँ की जो आर्बिट्रेशन अवार्ड है वो फॉरेन के लिए अप्लाई होगी, ठीक है ना। जैसे कोई हमारा टू पार्टी, फर्स्ट पार्टी डोमेस्टिक पर्सन है और सेकंड पार्टी फॉरेन पार्टी। तो इंडियन से डोमेस्टिक का कोई आर्ग्यू या कोई आर्ग्यूमेंट चल रहा है, तो फॉरेन क्या करना चाहते हैं? डोमेस्टिक कोर्ट, डोमेस्टिक आर्बिट्रेशन लेना चाहते हैं। तो जो अवार्ड मिलेगा उसे क्या बोला जाएगा? फॉरेन फॉरेन अवार्ड। अवार्ड। अवार्ड विच इज एप्लीकेबल ऑन फॉरेन कंट्रीज, ठीक है ना। उसको क्या बोला जाता है? फॉरेन अवार्ड। तो बेसिकली फॉरेन अवार्ड में हम दो टॉपिक को आज कवर करेंगे, न्यूयॉर्क कन्वेंशन और जिनीवा कन्वेंशन, ठीक है ना। सर अब इसको ऊपर से एक बार हम पढ़ लेंगे, क्या बेटा बोलो अभिषेक? सर जो फॉरेन अवार्ड आपने मुझे बताया है अभी, हम्म। तो इट बेसिकली अगर मैं मारुति हूँ और फॉर एग्जांपल आप सुजुकी हो, ठीक है। तो हमारे बीच में कुछ भी कॉन्फ्लिक्ट हुआ और हमारे हम्म। बीच में कोई भी आर्बिट्रेटर बैठा, हम्म। तो आर्बिट्रेटर जो डिसीजन देगा, लेकिन वो डिसीजन के अंदर सुजुकी कंपनी क्यों मानेगी? हम्म। सही बात है बेटा। उसमें तो वो अपना आर्बिट्रेटर असाइन करेगी। करेक्ट है बेटा, एकदम सही तो कह रहे हो आप। इसमें तो सर इसमें फॉरेन अवार्ड कहाँ पे आएगा? इसमें फॉरेन अवार्ड कैसे होगा? जैसे मैं सुजुकी हूँ, मैं कहूँ सर जापान में रहता हूँ, तो सर जो यस, मारुति और सुजुकी, मारुति इंडियन कंपनी, सर तो यस, मारुति और सुजुकी एक तरह से मर्ज हो गया। मर्ज में उनके बिल्कुल प्रॉफिट का कोई, प्रॉफिट के लिए कोई आर्बिट्रेशन केस चल रहा है, प्रॉफिट के लिए जो यस, प्रॉफिट शेयरिंग का आर्बिट्रेशन केस है। तो सुजुकी यानी कि सुजुकी में जापानीज कंपनी, तो मेरे ऊपर वो एप्लीकेबल होगा, ठीक है ना। जो हाँ कोर्ट की हाँ जजमेंट आएगी वो हाँ मेरे ऊपर एप्लीकेबल होगी, हाँ उसे हाँ। फॉरेन अवार्ड कहा जाएगा। अच्छा जैसे कि मैं लेकिन आपसे बोलता हूँ अभिषेक, जैसे आपका यूएनए, सर यूनाइटेड नेशन ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, तो सर क्या इंडिया इसका एक मेंबर है? कंट्री, मेंबर कंट्री है इंडिया। तो हम्म यूनाइटेड नेशन में कोई सी भी बात होगी, कोई सी भी जजमेंट आएगी, कोई सा भी हम्म डिसीजन लिया जाएगा, तो हम्म क्या इंडिया को मानना नहीं पड़ेगा? जैसे हम्म, आपका कोविड-19 था, सबसे हाँ पहले रशिया और यूएसए वालों ने क्या करा? हमारा हम्म, वो क्या, घर पे रहने को क्या बोलते थे? हाँ, लॉकडाउन सर। लॉकडाउन करा। हाँ लॉकडाउन क्या, तो क्या इंडियन इंडियन जो पर्सन थे, इंडियन के लिए अप्लाई नहीं हुआ लॉकडाउन? हम्म सबके लिए अप्लाई हो गया। तो हाँ उसे क्या बोला जाएगा? फॉरेन अवार्ड।
ठीक है सर ना बेटा। मेरा एक कोई पॉइंट इसके आगे ये उठा हम्म, कि मेरे हम्म, पास जो स्टेक होल्डिंग है वो है हाँ 51% की, और जो ठीक है, सुजुकी की स्टेक होल्डिंग है वो है 49% की। ठीक है सर। हाँ तो हाँ कहने को मेरा जो कंपनी का एमडी बना वो इंडियन बना, राइट ठीक सर। है, लेकिन ठीक है। इसमें इसमें क्या मेरे पास पावर होंगी कि मैं उसको डोमिनेट कर पाऊं बीइंग अ 15% स्टेक होल्डर फ्रॉम कर सुजुकी? सकते हैं बेटा, कर सकते हैं। ठीक है ना, ओके। होल्डिंग और सब्सिडरी का केस है। होल्डिंग कंपनीज कौन सी होती है? जिनकी 51 पेड अप कैपिटल ज्यादा राइट होती है, ठीक है ना। राइट राइट तो राइट सर। सब्सिडरी सब्सिडरी को एक्वायर कर सकती है पूरे अंदर अपने अंदर, और उसको डोमिनेट कर सकते हैं। यानी कि अच्छा। होल्डिंग चाहे जो मारुति कंपनी, अगर 51% से ज्यादा है तो यस। मारुति चाहेगी, तो सुजुकी 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 को कोई सा भी अपना एक तरह से राइट दे सकती है, कोई डिसीजन दे सर सकती है, यस। एसेट और यस। लायबिलिटीज को एक्वायर कर यस। सकती है। अब मेरा ठीक है बेटा। इसी को लेके एक पॉइंट ये उठा है हम्म, कि सर जब आपने हम्म, ये मुझे बताया कि वो बीइंग 50% स्टेक होल्डर मेरा हम्म, राइट है कि मैं कुछ भी राइट उसको बोल सकता हूँ, तो हम्म। मैं ये भी तो कर सकता हूँ कि भैया मेरा ही आर्बिट्रेटर बैठेगा, तेरा नहीं बैठेगा क्योंकि मैं ऊपर हाँ हूँ। बैठ सकता है, बिल्कुल बैठ सकता है। राइट सर, थैंक यू सर, आई गॉट द ठीक आंसर। है ना, बिल्कुल बैठ सकता है। अब अगर उसमें जो सब्सिडरी है उसके आर्बिट्रेटर से खुश है ना खुश है, तो ये केस क्या होगा? अपील में जाएगा, अपील के बाद हाई राइट। कोर्ट में जाएगा। थैंक यू सर। ठीक है ना बस ये, बेटा। जी थैंक यू। अब देखो इसके बाद देखो आपका आता है सेक्शन, ये थोड़ा इजी टॉपिक है, ठीक है ना, आज ही आज में कवर कर देंगे इसे 1 घंटे में, बड़ा नहीं है बेटा। लोक अदालत आपको पता होनी चाहिए, उसके काफी अच्छे पीडीएफ लाया हूं मैं। ठीक है ना। तो बेसिकली ये जो फॉरेन अवार्ड है इसको पढ़ लेना ऊपर से। सेक्शन 46 क्या कहता है? फॉरेन अवार्ड सबके ऊपर एप्लीकेबल है। सेक्शन 47 क्या कहता है? एक अवार्ड एविडेंस देना पड़ेगा पार्टी को कोर्ट में जाने से पहले। फॉर सेक्शन 48 क्या कहता है? क्या क्या इन्फोर्समेंट है? ठीक है ना, ये सब पढ़ेंगे बेटा हम। ठीक है ना। सेक्शन 49 क्या कहता है? जब फॉरेन अवार्ड एनफोर्सेबल होता है तो ये जो अवार्ड है एक कोर्ट की डिग्री के हिसाब से होगा, यानी कि कोर्ट क्या सेटिस्फाइड है कि नहीं। अब देखो ध्यान से समझो आप, न्यूयॉर्क कन्वेंशन अवार्ड सबसे पहला आता है आपका न्यूयॉर्क कन्वेंशन। अभी न्यूयॉर्क कन्वेंशन क्या है? एक मोस्ट इंपॉर्टेंट इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन लॉ मेड किया गया था यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन। एक मिनट बेटा, बस एक मिनट। तो वॉइस क्लियर है बेटा? दिव्या, अभिषेक, सर इट्स ऑडिबल। प्रियंका। प्रियंका के डिवाइस पे कौन है बेटा? वॉइस आ रही है सबको? अब देखो फॉरेन अवार्ड हमने पढ़ लिया। न्यूयॉर्क कन्वेंशन अवार्ड बेसिकली क्या होता है कि इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन लॉ है। ठीक है ना। कहाँ पे हुआ था? यूनाइटेड नेशन में हुआ था, न्यूयॉर्क 10 जून 1958 में। इसमें फॉरेन अवार्ड के एक रिलेशन, एक डिफरेंस को बताया गया है। डेफिनेशन, सॉरी, डेफिनेशन को क्या बताया गया है कि कोई सा भी आर्बिट्रेल अवार्ड है जो डिफरेंस बिटवीन पर्सन को दिखा रहा है, अराइजिंग आउट ऑफ लीगल रिलेशनशिप वेदर कॉन्ट्रेक्चुअल और नॉट। इसके बाद देखो इसकी पावर क्या क्या है। देखो ये सब बेटा न्यूयॉर्क में है, ठीक है ना। पावर ऑफ जुडिशियल अथॉरिटी टू रेफर पार्टीज टू आर्बिट्रेशन। कहने का मतलब है कोर्ट कंक्लूड करेगा कि सूट एक सब्जेक्ट मैटर एग्रीमेंट का जो कि आर्बिट्रेशन के लिए लाइबल है, यानी कि ऑन रिक्वेस्ट। कहने का मतलब है न्यूयॉर्क कन्वेंशन में क्या हुआ था? सबसे पहले आर्बिट्रेशन की बात रखी गई थी, ठीक है ना। आर्बिट्रेशन की बात रखने के बाद आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट बनाया गया था। इसके बाद सेकंड, बताओ अभिषेक, डाउट है आपको? आपने हैंड रेस किया है।
सर ये हम व्हाई वी ऑलवेज से जिनीवा, सॉरी न्यूयॉर्क और जिनीवा कन्वेंशन, ये दो नाम क्यों आ रहे बिकॉज हैं? लीडिंग केस है ना, लीडिंग फॉरेन अवार्ड, इसी के लिए। अच्छा, ओके, ठीक है ना, थैंक यू लॉ सर। हमें कहता है आर्बिट्रेशन का। ठीक है सर। और भी है, ऐसा नहीं है, और भी है अभिषेक, पर ये लीडिंग। ठीक है ठीक है ना, सर, मतलब मैं कहने समझ का गया। मतलब है आपके सिलेबस में दिया गया। अब सिलेबस में दिया गया, जैसे सिलेबस में हिंदू मैरिज है, ठीक है ना, हिंदू लॉ में मैरिज भी आता है, गार्डियनशिप भी आता है, अडॉप्शन भी आता है, विल भी आता है। ठीक है ना, तो ये सारी चीजें हमारे सिलेबस में, तो सिलेबस के हिसाब से चलना है हमें। सेम आपका फॉरेन अवार्ड क्या कहता है? फॉरेन अवार्ड बेसिकली न्यूयॉर्क में एप्लीकेबल और जिनीवा में, जो मेजर लीडिंग केस के अंडर आते हैं। ठीक है ना, तो बेसिकली देखो आप, फॉरेन अवार्ड आपका बाइंडिंग कब कब होता है? दोनों पार्टीज के ऊपर बाइंडिंग होता है, फिर वो चाहे आपकी डोमेस्टिक हो, इंडियन हो या फिर फॉरेन। ठीक है ना, कोई सा भी फॉरेन अवार्ड एनफोर्सेबल कब होगा? बाइंडिंग सारे पर्पस के लिए, पर्सन के लिए जिनके लिए बनाया जा रहा है। अब इसमें एविडेंस की बात की गई है, एविडेंस कौन कौन से एनफोर्सेबल होते हैं फॉरेन अवार्ड में। ठीक है ना, ये न्यूयॉर्क का है। ठीक है ना बेटा, देखो आप फॉरेन अवार्ड में कौन कौन से होते हैं। सेक्शन 47, ये जो हमने अभी किया था ना ऊपर, ये सारे सेक्शन, यही सेक्शन हम पढ़ रहे हैं। ठीक है ना, 46, 47, 48, 49। अब इसमें देखो आप, एविडेंस क्या कहता है? देखो एविडेंस क्या कहता है, सेक्शन 47 प्रोवाइड्स दैट पार्टी अप्लाइंग फॉर एनफोर्समेंट ऑफ फॉरेन अवार्ड शैल प्रोड्यूस बिफोर द कोर्ट। कहने का मतलब है, फॉरेन अवार्ड लेने से पहले, आपको फॉरेन अवार्ड मिलेगा, उसको लेने से पहले आप क्या कर सकते हैं? एनफोर्समेंट कर सकते हैं। तो फर्स्ट पॉइंट क्या कहता है? जो ओरिजिनल अवार्ड है, वो जो रजिस्टर्ड होगा, वो रिक्वायर्ड ऑफ लॉ ऑफ कंट्रीज से होगा। ठीक है ना, मेड, कहने का मतलब है जो ओरिजिनल अवार्ड है, अब जैसे आपका डोमेस्टिक और फॉरेन कंपनी है, तो आपको जो जिसने आर्बिट्रेशन किया है, जो पार्टी हेड है रिक्वेस्ट के लिए, लाइबल है रिक्वेस्ट आर्बिट्रेशन के लिए, उसी के लिए मेन जो आर्बिट्रेशन किया जा रहा है, जिस पार्टी के लिए आर्बिट्रेशन इश्यू है, जब उस आर्बिट्रेशन को डिक्लेयर किया जाता है, अवार्ड को डिक्लेयर किया जाता है, तो उसी कंट्री में अप्लाई होगा। ठीक है ना, जैसे न्यूयॉर्क का कन्वेंशन हुआ तो न्यूयॉर्क में अप्लाई हो रहा है। ठीक है ना, आपका यूएसए रशिया में तो अप्लाई होगा नहीं वो फॉरेन अवार्ड। तो कहने का मतलब है, जो ओरिजिनल अवार्ड और कॉपी देयरफॉर, ये एक तरह से एविडेंस की बात की जा रही है। ठीक है ना, वो जहां के होंगे वहीं के अप्लाई होंगे। सेकंड पॉइंट कहता है इसमें, जो ओरिजिनल एग्रीमेंट आर्बिट्रेशन का, वो ड्यूली सर्टिफाइड कॉपी होना चाहिए। और ये सारे के सारे एविडेंस क्या होने चाहिए आपके? नेसेसरी होने चाहिए प्रूव करने के लिए कि आपका अवार्ड एक फॉरेन अवार्ड है। यहां तक क्लियर है बेटा? इसके बाद एक केस स्टडी क्या कहता है कि पार्टी के पास फॉरेन अवार्ड था, उसने एनफोर्समेंट के लिए अप्लाई किया। ठीक है ना, तो इसमें उसने कोई कोर्ट में एविडेंस को शो नहीं किया। अब कोर्ट में एविडेंस को तो शो करना होगा, तभी तो आपके लिए, आपके ऊपर फॉरेन अवार्ड अप्लीकेबल होगा। ठीक है ना, अब कोर्ट की डिस्क्रिप्शन के हिसाब से कोई एविडेंस शो नहीं हुआ था, तो कोर्ट ने इस केस को क्या माना? एग्जीक्यूशन ऑफ अवार्ड के तहत एक इफेक्टिव स्टेप लिया। ठीक है ना, और इसमें कोई फाइनल आर्बिट्रेज अवार्ड को एनफोर्स नहीं किया गया था। ठीक है ना, इसके बाद देखो, कंडीशन फॉर एनफोर्समेंट ऑफ फॉरेन अवार्ड। अब कंडीशन फॉर एनफोर्समेंट ऑफ फॉरेन अवार्ड कहाँ कहाँ किया जा सकता है? अब देखो, रिफ्यूजल कब कब हो सकता है, ये वेरी इंपॉर्टेंट है, ये एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन भी है। ठीक है ना, एलएलबी के थ्योरी क्वेश्चन में, कि फॉरेन अवार्ड की जब भी हम कोई लॉ करते हैं, तो बेटा उसमें नॉन पार्टी जरूर पढ़ लिया करो, नॉन पार्टी कैपेबल ऑफ डूइंग समथिंग। ठीक है ना, या फिर उसके एक्सेप्शन, वो ज्यादा पूछे जाते हैं एग्जाम में। तो सेम आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्या कहना चाहते हैं कि फॉरेन अवार्ड की कंडीशन के एनफोर्समेंट के लिए कौन कौन लायबल नहीं है, लायबल नहीं है, या फिर रिफ्यूज किया जा सकता है। केसेस वेयर द फॉरेन अवार्ड में बी रिफ्यूज्ड। तो सबसे पहले देखो, इन कैपेसिटी ऑफ पार्टी टू द एग्रीमेंट। अब इन कैपेसिटी ऑफ पार्टी से कहने का मतलब क्या है? बताओ बेटा संदीप, दिव्या, क्या होता है इन कैपेसिटी ऑफ पार्टी? इंडियन कॉन्ट्रैक्ट में पढ़ा है आपने। सर इनकेपेसिटी मीन्स जैसे अनसाउंड माइंड होता है, माइनर होता हाँ, है वेरी गुड, और करेक्ट है बेटा। दिवालिया होता डिस्क्वाल है। जी। हाँ, डिस्क्वालिफाइड बाय लॉ, इंसॉल्वेंट, डिसर्शन, इंसॉल्वेंसी। एलियन, एनिमी।
फॉरेन से ओरियन, ठीक है ना, यस यस। वेरी गुड। अब इसके बाद बेटा मेरे को बताओ इनवैलिडिटी ऑफ एग्रीमेंट अंडर द लॉ। बताओ अभिषेक, इनवैलिडिटी ऑफ एग्रीमेंट अंडर द लॉ कहने का मतलब क्या है? बताओ बेटा दिव्या। where the agreement is invalid. बाय विच सर्कमस्टांसेस? कोई इलीगल एक्टिविटी परफॉर्म की गई है, थेफ्ट किया गया है, वेजरिंग कॉन्ट्रैक्ट है, ठीक है ना, कंटीजेंट तो वैलिड होता है। आ गया बेटा यहां तक समझ में? इनवैलिडिटी ऑफ एग्रीमेंट अंडर द लॉ कहने का मतलब है जो कॉन्ट्रैक्ट आपका बनाया गया है वो या तो थेफ्ट पर्पस के लिए, इलीगल एक्टिविटीज इसमें परफॉर्म की जा रही है। इसके बाद थर्ड पॉइंट आता है लैक ऑफ प्रॉपर नोटिस ऑफ अपॉइंटमेंट ऑफ आर्बिट्रेटर, यानी कि आर्बिट्रेटर के लिए प्रॉपर नोटिस दिया ही नहीं गया, 30 डेज का अपॉइंटमेंट नहीं लिया गया। कोई आर्बिट्रेटर किसी का, अगर आर्बिट्रेटर आया तो कोई नॉर्मल पर्सन आके कह रहा है मैं आर्बिट्रेटर हूँ, तो ऐसा तो हो नहीं सकता, जो एक जुडिशियल नॉलेज होनी चाहिए उसे, ठीक है ना। इसके बाद फोर्थ पॉइंट कहता है लैक ऑफ प्रॉपर नोटिस ऑफ आर्बिट्रल प्रोसीडिंग। अब मान लो आर्बिट्रेटर आ तो गया और उसको पता नहीं कि उसको आर्बिट्रेशन किस में कराना है, आर्बिट्रेशन क्लॉज में कराना है, ठीक है ना। तो देखो बेटा यहाँ तक बेसिकली आपका कंडीशन फॉर एनफोर्समेंट ऑफ फॉरेन अवार्ड में हमने अभी 5 पॉइंट किए। सबसे पहला पॉइंट क्या किया हमने, कोई नहीं बेटा, ठीक है ना, फॉरेन अवार्ड स्टार्ट किया था हमने, ठीक है ना। फॉरेन अवार्ड में क्या क्या टॉपिक कवर किया आज हमने, न्यूयॉर्क और जिनीवा पढ़ना है, ठीक है ना। उसके बाद लोक अदालत चलेगा, या आर्बिट्रेशन एंड कंसिलेशन का पार्ट है, ठीक है ना। अभी सेकंड बुक ही चल रही है हमारी। तो देखो फॉरेन अवार्ड में कब कब फॉरेन अवार्ड को रिफ्यूज किया जा सकता है, किस किस केस में। सबसे पहले आपकी पार्टी इनकैपेसिटी है, कोई अनसाउंड है, ठीक है ना, माइनर है, डिस्क्वालिफाइड बाय कोर्ट है। फिर इनवैलिडिटी ऑफ एग्रीमेंट कहने का मतलब है कि आपका जो कॉन्ट्रैक्ट है, ठीक है ना, वो आपका थेफ्ट के लिए, इलीगल एक्टिविटीज के लिए, तब भी आपका फॉरेन अवार्ड उसमें अप्लाई नहीं होगा। इसके बाद थर्ड पॉइंट कहता है कि प्रॉपर नोटिस या अपॉइंटमेंट ऑफ आर्बिट्रेटर, कि आर्बिट्रेटर के अपॉइंटमेंट के लिए हमें 30 डेज, जब ऑर्डर आता है 30 डेज, विद इन द 30 डेज टू अ चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट तक अप्लाई करना होता है आर्बिट्रेटर के लिए, और आर्बिट्रेट ट्रिब्यूनल के लिए भी सेम थी कंडीशन, ठीक है ना। तो अगर 30 डेज में अप्लाई नहीं हो रहा तो बेसिकली क्या माना जाएगा, इसमें फॉरेन अवार्ड डिक्लेयर आपका नहीं किया जाएगा। इसके बाद फोर्थ पॉइंट कहता है प्रॉपर नोटिस ऑफ आर्बिट्रल प्रोसीडिंग। आर्बिट्रेटर आपने अपॉइंट तो कर लिया, पर आर्बिट्रेटर को ये नहीं बता कि उसको जो क्लॉज है, आर्बिट्रेशन का जो मैटर चल रहा है उसको एक प्रॉपर क्लॉज में डालना पड़ेगा, ठीक है ना। उसके एक एक्नॉलेजमेंट दी जाती है फर्स्ट पार्टी और सेकंड पार्टी को। अब उसको ये नहीं पता कि क्लॉज बनाते कैसे हैं, ठीक है ना, क्लॉज बनाते कैसे हैं, क्या क्या अवार्ड दिया जाएगा, ठीक है ना, उस अवार्ड में क्या क्या जजमेंट होगी, तो ये सारी चीजें क्या आ गई, आर्बिट्रल प्रोसीडिंग। अब इसके बाद देखो फिफ्थ पॉइंट कहता है कि वो प्रेजेंट नहीं कर सकता केस को। सिक्स पॉइंट कहता है जो अवार्ड वो स्कोप ऑफ सबमिशन टू आर्बिट्रेशन के बियॉन्ड है, ठीक है ना। फिर आता है आपका डिफेक्टिव कॉम्पोजिशन ऑफ आर्बिट्रल अथॉरिटी और प्रोसीजर। इस इस पॉइंट से बेटा हम क्या समझेंगे, संदीप बताओगे बेटा? डिफेक्टिव कॉम्पोजिशन ऑफ आर्बिट्रल अथॉरिटी और प्रोसीजर। नहीं पता सर इसका। आर्बिट्रेटर मिनिमम कितने होते हैं, shall not be exceed even वन number, वन लिखा है one सर। must be the arbitrator and second is the sub arbitrator, ठीक है ना, who who provide the arbitration clause, ठीक है ना। तो बेसिकली आपका जो पॉइंट कर रहा है डिफेक्टिव कॉम्पोजिशन, कहने का मतलब है आर्बिट्रेटर आपने तीन तीन अपॉइंट कर लिया, फर्स्ट ने भी अपॉइंट कर लिया, सेकंड ने भी कर लिया, और फर्स्ट ने अपने किसी दोस्त को बोल लिया तू भी आ जाओ तू भी आ जाओ, तो ये क्या हो जाएगा, डिफेक्टिव कॉम्पोजिशन ऑफ आर्बिट्रल अथॉरिटी। यहाँ तक क्लियर है बेटा? आगे चलें। इसके बाद आता है अवार्ड हैज नॉट येट बिकेम बाइंडिंग ऑन द पार्टीज, ठीक है ना। अब एक सपोज एक केस है, ठीक है ना, ऑफिस का एक केस चल रहा है, आर्बिट्रेशन में आया, आपको इतनी सैलरी देनी है पर्सन को, और वो सैलरी प्रोवाइड ही नहीं की गई, पूरा 1 महीना हो गया, तो किस किस इसमें आ जाएगा, अवार्ड नॉट बिकम बाइंडिंग ऑन द पार्टीज। इसके बाद लास्ट पॉइंट हमने पढ़ा ही था बेटा, अवार्ड सेट असाइड, हमने पिछली क्लास में कवर किया था, ठीक है ना। अवार्ड कब आपका सेट असाइड किया जा सकता है,
बताएगा बेटा कोई? किसी ने? अभिषेक, आपने पिछली क्लास अटेंड की थी, बताओगे आप? अभिषेक, संदीप, कब अवार्ड को सेट असाइड किया जा सकता है? बताओ बेटा। बोलो बेटा। नहीं याद आ रहा है सर। अरे बेटा, तो नोट तो पहुंचे होंगे, उसी से देख के बता दो। मुझे भी पता, ह्यूमन माइंड है, नहीं याद रहता। ठीक है ना? देखो आप, सेटिंग असाइड ऑफ ऑर्बिटल अवार्ड कब कब होता था, ध्यान देंगे हम। ठीक है ना? मैंने इसको करा भी रखा है। जब आपका आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट इलीगल वॉइड है, कोई सफर फ्रॉम वांट ऑफ कॉम्पिटेंस, यानी कि इनकम्पिटेंट पार्टीज में इन्वॉल्व है। ठीक है ना? प्रॉपर नोटिस नहीं दिया गया अपॉइंटमेंट ऑफ आर्बिट्रल का, या आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल विदाउट जुरिडिक्शन के एक्टेड किया जा रहा है। ठीक है ना? यहाँ तक क्लियर है बेटा? इसके बाद देखो, एनफोर्सेबल ऑफ ऑर्बिटल अवार्ड में ऑल्सो रिफ्यूज इन फॉलोइंग केसेस। फॉलोइंग केसेस में कब कब किया जा सकता है? जब आपका अवार्ड फ्रॉड या फिर करप्शन किया जा रहा है। ठीक है ना? आर्बिट्रेटर आपसे ज्यादा पैसा मांग रहा है। ठीक है ना? इसके बाद सेकंड पॉइंट कहता है कि जो सेटलमेंट अवार्ड है वो अंडर द लॉ ऑफ इंडिया है। ठीक है ना? बस इंडिया, डोमेस्टिक इंडियन के लिए किया गया, इंटरनेशनल के लिए कुछ किया ही नहीं गया। ठीक है ना? मतलब सेकंड पर्सन में वो बाइंडिंग ही नहीं है। ठीक। इसके बाद लास्ट पॉइंट आता है कि अवार्ड आपका कन्फ्लिक्ट में विद द पब्लिक पॉलिसी ऑफ इंडिया। ठीक है ना? आपको एक ऐसा अवार्ड डिक्लेयर कर दिया गया, फॉरेन अवार्ड, जो एक डोमेस्टिक कंट्री के लिए सही नहीं। ठीक है ना? इलीगल। तो ये आपका अवार्ड क्या होगा? रिफ्यूज कर दिया जाएगा। यहाँ तक क्लियर है बेटा? किसी को डाउट है यहाँ तक कि फॉरेन अवार्ड को कब कब रिफ्यूज किया जा सकता है? आगे चलूं मैं? बताओ बेटा सीमा, दिव्या। बताओ बेटा दिव्या, संदीप। बताओ बेटा दिव्या, यस संदीप, यस अभिषेक, सर, आगे चल चलें। सकते हैं, यस सर। अब देखो, फॉरेन अवार्ड को एनफोर्स कब कब कर सकते हैं। ठीक है ना? फॉरेन अवार्ड बेसिकली आपका ये बोल रहा है, फॉरेन अवार्ड वेयर द कोर्ट। ठीक है ना? एक मिनट बेटा बस। एक मिनट बेटा। अभी बताएगा बेटा कोई कंडीशन फॉर फॉरेन अवार्ड एनफोर्सिबिलिटी के, कब कब रिफ्यूज किया जा सकता है? बताओ बेटा अभिषेक, अभी क्या हमने टॉपिक है? बताओ बेटा दिव्या, संदीप, फॉरेन अवार्ड कब कब रिफ्यूज किया जा सकता है? So when the parties are in incapacity of the parties of the agreement. सर, जब इनवैलिडिटी ऑफ एग्रीमेंट हो और प्रॉपर नोटिस न मिला हो और वेरी गुड। और डिफेक्टिव कंपोजिशन हो करेक्ट और बेटा। Defective और composition, लैक ऑफ प्रॉपर नोटिस। और बेटा और टॉपिक थे? incapacity, invalidity, lack of proper notice from the arbitral proceedings, otherwise unable to prevent the case, award beyond the scope of the submission to arbitration, defective composition of arbitration binding on the parties. करेक्ट है बेटा। अब देखो आप, अब स्टार्ट करते हैं आगे। एक मिनट। प्रियांशु। ठीक है ना? देखो आप,
अब आता है आपका एनफोर्समेंट ऑफ फॉरेन अवार्ड। बेसिकली जब कोर्ट आपका सेटिस्फाइड करता है कि फॉरेन अवार्ड को एनफोर्समेंट किया जाएगा, ठीक है ना, तब एक कोर्ट की डिग्री होगी। जैसे आपका फॉरेन अवार्ड में कहेंगे हम, जैसे कि आपका कोविड-19 था, तब एक लॉकडाउन का डिसीजन आया जो सारे के सारे कंट्रीज को मेंटेन करना पड़ा, फॉलो करना पड़ा। तो इस केस में क्या था बेटे, एनफोर्सेबिलिटी थी किसकी, फॉरेन अवार्ड की, कि सारे के सारे कंट्रीज को उसको मानना पड़ा। तो इस केस में क्या होगा, इस केस में हम ये समझ सकते हैं जब फॉरेन अवार्ड को डिक्लेयर किया जाता है तो जो रिमेनिंग कंट्रीज उनको फॉलो करना पड़ता है, ठीक है ना। इसके बाद देखो बेटा आपका अपीलेबल ऑर्डर है, बेसिकली हाँ, न्यूयॉर्क कन्वेंशन। देखो न्यूयॉर्क कन्वेंशन जो था आपका फॉरेन अवार्ड में, वो इतना सही, ठीक है ना। आपको इसमें क्या क्या इंपॉर्टेंट चीजें कि फॉरेन अवार्ड कब रिफ्यूज किया जा सकता है, इसकी एनफोर्सेबिलिटी कब है, ठीक है ना। इसके बाद देखो इसमें कुछ पार्ट दे रखे हैं, ये लॉ के टर्म में, बेयर एक्ट में है बस। जैसे केस स्टडी बता रखा है कि अवार्ड कभी भी फंडामेंटल पॉलिसी ऑफ इंडिया को कॉन्ट्रा यानी कि अपोज नहीं करेगा। अपोज कहने का मतलब है कोई फंडामेंटल ड्यूटी या फिर फंडामेंटल राइट को अपोजिशन में नहीं होगा, ठीक है ना। जैसे कंज्यूमर राइट आपके 6 होते हैं, तो इस कंज्यूमर राइट के डिफेक्ट में नहीं, मतलब अंगेज नहीं बोलेगा, ठीक है ना। अवार्ड किसी के अंगेज नहीं बोलेगा एक तरह से। कंज्यूमर राइट टू एजुकेशन, राइट टू कंज्यूमर एजुकेशन, राइट टू हियर्स, राइट टू सीक एड्रेस, ठीक है ना, राइट टू इन्फॉर्म, ये सारी चीजें थी फंडामेंटल। ये कॉन्स्टिट्यूशन लॉ में पढ़ेंगे बेटा, ठीक है ना, डिटेल में, अभी नहीं। अब देखो सेकंड बुक, आर्बिट्रेशन एंड कंसिलिएशन, सेकंड बुक, आर्बिट्रेशन एंड कंसिलिएशन एक्ट। हाँ बुक का नाम ही है बेटा ये, बुक का नाम है मतलब चैप्टर, एक तरह से पूरा जो एक चैप्टर है वो पूरा बुक ही होता है। हाँ चैप्टर सेकंड, पर वो बुक सेकंड ही बोलेंगे उसे, पेपर सेकंड, ठीक है ना। आपको डिफरेंट पेपर देने हैं, जैसे इंडियन कॉन्ट्रैक्ट का फर्स्ट पेपर, सेकंड पेपर आर्बिट्रेशन कंसिलिएशन, थर्ड पेपर फैमिली लॉ, थर्ड पेपर में हिंदू लॉ। हाँ मैं फिर से बताता हूँ, जो कोर्स में करना है, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट कर दिया हमने, आर्बिट्रेशन आज खत्म है पूरा, एमसीक्यू भेज दूंगा मैं एंड में। फैमिली लॉ में हिंदू लॉ और मुस्लिम लॉ दो आते हैं, ठीक है ना। तो थर्ड बुक हिंदू लॉ, फोर्थ बुक मुस्लिम लॉ, सिक्स बुक कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ, सेवंथ बुक है लॉ ऑफ टॉट, इंग्लिश लॉ कहते हैं। एट्थ बुक होता है बेटा क्रिमिनल वाला, ठीक है ना। और नाइन्थ बुक होता है लीगल लैंग्वेज। तो आप बेटा ये समझ के समझो कि जो हिंदू लॉ में स्टार्ट कराऊंगा उसे 2 महीने लग जाएंगे पूरे, काफी बड़ा है बेटा। अभी दिखाऊंगा पीडीएफ उसका, ठीक है ना, लास्ट में। अभी इसका बेसिक बता दूंगा कि क्या क्या पढ़ेंगे, समरी। तो देखो आप, हम आर्बिट्रेशन कंसलेशन कर रहे थे, आर्बिट्रेशन कंसलेशन पूरा कंप्लीट कर दिया था। अब इसका जो रिमेनिंग 2 टॉपिक रह गए थे, कौन से, फॉरेन अवार्ड और लोक अदालत। लोक अदालत आता ही आता है एग्जाम में, ठीक है ना। तो फॉरेन अवार्ड में देखो, फॉरेन अवार्ड में 2 आपके कन्वेंशन थे, न्यूयॉर्क कन्वेंशन और जिनेवा कन्वेंशन। न्यूयॉर्क कन्वेंशन हमने कंप्लीट होने वाला है बेटा, ठीक है ना। न्यूयॉर्क कन्वेंशन में देखो एनफोर्सेबिलिटी ऑफ फॉरेन अवार्ड को कैसे रिफ्यूज किया जाता है, ये पढ़ लिया। एविडेंस देना पड़ता है, फॉरेन अवार्ड आपका बाइंडिंग होता है दोनों पार्टीज के ऊपर, ठीक है ना। अब देखो इसमें कोई भी आपका अवार्ड डिक्लेयर किया जाएगा तो फंडामेंटल पॉलिसी के एंगेज नहीं होना चाहिए। अपीलेबल ऑर्डर क्या कहता है, कोई भी अपील अगर लाई हो रही है ऑर्डर में तो रिफ्यूज करेगा आर्बिट्रेशन को पार्टीज में रेफर करने के लिए, ठीक है ना, और फॉरेन अवार्ड को एनफोर्स करने के लिए, ठीक है ना। इसके बाद दूसरा केस कहता है बेटा, हेल्ड किया गया है, जो हाई कोर्ट है वो एक व्यू लेगा कि कोई भी फर्दर अपील नहीं होगा। जैसे फर्स्ट आपका आर्बिट्रेशन, ठीक है ना, आर्बिट्रेशन आपका हो रहा है, आर्बिट्रेशन हुआ, आर्बिट्रेशन में अवार्ड डिक्लेयर हो, अवार्ड डिक्लेयर करने के बाद अगर आप खुश हैं, मतलब एक तरह से एग्री है, बाइंड कर रहे, तो लॉ के टर्म में बाइंडिंग कहेंगे, बाइंड कर रहे दोनों पार्टीज उसको एक्सेप्ट कर रहे हैं। अगर एक्सेप्ट करते तो ठीक है, नहीं करते तो उस केस को कहाँ ले जाते हैं हम, हाई कोर्ट में ले जाते हैं, ठीक है ना बेटा। इसके बाद देखो इसकी सेविंग समझा रखे, जो सेविंग नॉन एप्लीकेशन है, एक तरह से बेयर एक्ट है, इसको छोड़ दो बेटा, ठीक है ना, ये काफी बेयर एक्ट में। इसके बाद आता है जिनेवा कन्वेंशन अवार्ड, ये सेकंड
अवार्ड है फॉरेन अवार्ड का, ठीक है ना, सेकंड पार्ट है। इसमें फॉरेन अवार्ड का, ये फॉरेन अवार्ड कब डिक्लेयर किया गया था बता रखा है, मीनिंग ऑफ फॉरेन अवार्ड इसको पढ़ लो, जिनीवा प्रोटोकॉल में हुआ था। सेक्शन 53 डिफाइन करता है फॉरेन अवार्ड एक आर्बिट्रल अवार्ड होता है जो कि कमर्शियल अंडर एनी लॉ ऑफ फोर्स इंडिया आफ्टर 28 डे ऑफ जुलाई 1924, ठीक है ना। इसमें भी आप 1924। इसके बाद देखो फॉरेन अवार्ड इसमें कब बाइंड, वही सेम बेटा, वो न्यूयॉर्क की तरह है, कुछ चेंज नहीं है, सबका सब सेम है, बस नेम चेंज है और कुछ नहीं। हाँ बस। फॉरेन अवार्ड आपका कब बाइंडिंग होगा, देखो दोनों पार्टीज के ऊपर बाइंडिंग होगा जब डिक्लेयर किया जाएगा। ये किस में कहा गया था, जिनीवा कन्वेंशन में कहा गया था, ठीक है ना। जैसे मैंने आपको समझाया था स्टार्टिंग में कि जैसे हमारे मोदी जी यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन यूएनओ है, यूएनओ में गए, ठीक है ना। यूएनओ में हम इंडिया एक मेंबर कंट्री, तो यूएनओ में टोटल 7 कंट्री है। अब सातों कंट्री में अगर कोई सी चीज जजमेंट आई, कोई सा भी डिसीजन लिया गया, सातों कंट्री ने मिलके, तो सातों का सातों कंट्रीज को फॉलो करना है। सेम आपका फॉरेन अवार्ड में क्या हुआ, जो फॉरेन अवार्ड में दो हैं, एक न्यूयॉर्क कन्वेंशन, जिनीवा कन्वेंशन। इनको इनमें बेटा कुछ फॉरेन अवार्ड के बारे में बताया गया है। एक तरह से लीडिंग मेजर केस है, लीडिंग केस, मेजर लीडिंग केस है, ठीक है ना। और भी है, पर इनको पढ़ा जाता है सिलेबस, ठीक है ना। इसके बाद मैंने आपको बताया था एविडेंस का मतलब क्या होता है। कोई भी अगर आप फॉरेन अवार्ड डिक्लेयर किया जाता है तो डिक्लेयर करने से पहले क्या लिया जाता है, एविडेंस लिया जाता है, ठीक है ना। इसके बाद देखो ओरिजिनल अवार्ड है, ठीक है ना। ओरिजिनल अवार्ड वही सेम टॉपिक है बेटा ये, ठीक है ना। इसको जल्दी से कर देते हैं फिर खत्म है। ओरिजिनल अवार्ड, ओरिजिनल एक एविडेंस प्रूफ जो हम देते हैं अवार्ड के लिए, वो फाइनल माना जाता है। सारी के सारी कंडीशन आपकी सेक्शन 57 के तहत सेटिस्फाइड होनी चाहिए। और जो ओरिजिनल अवार्ड की कॉपी है, ठीक है ना, जिस कंट्री को चाहिए, जैसे फॉरेन कंट्री को चाहिए तो उसको दे दी जाएगी। अब इसके बाद आता है कंडीशन फॉर एनफोर्समेंट ऑफ फॉरेन अवार्ड। फॉरेन अवार्ड की कंडीशन क्या क्या है, सबसे पहले देखो आप, जो अवार्ड है आपका सबमिशन का, वो वैलिड होना चाहिए अंडर द लॉ, एप्लीकेबल देयर टू यानी कि जिसके ऊपर फर्स्ट हो या फिर सेकंड पार्टी। फिर सेकंड पॉइंट कहता है जो सब्जेक्ट मैटर अवार्ड को कैपेबल हो सेटलमेंट का, ठीक है। फिर थर्ड पॉइंट क्या कहता है, अवार्ड आपका मेड होना चाहिए एक मैनर में पार्टीज एग्रीड अपॉन, ठीक है ना। फोर्थ, अवार्ड मस्ट बी फाइनल इन द कंट्री इट वाज मेड, ठीक है ना। जिस कंट्री में बनाया गया उसके लिए फाइनल होने चाहिए, उसको तो फॉलो करना ही करना है। इसके बाद हमने पढ़ाई एनफोर्समेंट ऑफ अवार्ड इज नॉट अगेंस्ट द पब्लिक पॉलिसी और लॉ ऑफ इंडिया, ठीक है ना। सेम बेटा वही है, ठीक है ना, ये कुछ चेंज नहीं है इसमें। फिर एक केस समझाया गया है कि अगर मान लो कोई और ये सोसाइटी एनमोनिया वर्सेस गोरखराम गोकल चंद, ठीक है ना। इस केस में क्या पाया गया, कोई कॉन्ट्रैक्ट अगर इलीगल है आपका इंडियन लॉ में तो कोर्ट क्या एनफोर्स नहीं करेगा, ठीक है ना। कहने का मतलब है फॉरेन अवार्ड इलीगल एक्टिविटीज के लिए परफॉर्म नहीं किया जाता। इसके बाद है एनफोर्समेंट ऑफ फॉरेन अवार्ड। एनफोर्समेंट कब होती है फॉरेन अवार्ड की, जब कोर्ट सेटिस्फाई करेगा कि फॉरेन अवार्ड एप्लीकेबल रहेगा कि नहीं रहेगा। इसके बाद आता है आपका अप्लीएबल ऑर्डर। अप्लीएबल ऑर्डर सेक्शन 59, इसमें सेक्शन 57 न्यूयॉर्क कन्वेंशन में था, ठीक है ना। तो इसमें पार्टीज अप्लाई जो कर रही है आर्बिट्रेशन के लिए वही अपील कर सकती है। इसके बाद अगर फॉरेन अवार्ड की एनफोर्समेंट करनी तब अपीलेबल ऑर्डर अप्लाई होगा। यहाँ तक क्लियर है बेटा, किसी को डाउट है इसमें? बताओ संदीप, दिव्या, डाउट है इसमें फॉरेन अवार्ड में? इतना ही है बेटा ये। इस नो सर। इसमें बेटा जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं ना फॉरेन अवार्ड में, बेसिकली वो क्वेश्चन क्या होते हैं कि व्हाट आर द केसेस इन विच फॉरेन अवार्ड में बी रिफ्यूज, ठीक है ना। फॉरेन अवार्ड कहाँ कहाँ रिफ्यूज किए जाते हैं, मैंने आपको बता दिया फॉरेन अवार्ड कहाँ कहाँ रिफ्यूज किए जाते हैं, ठीक है ना। फॉरेन अवार्ड के रिफ्यूज करने के बाद जो क्वेश्चन ज्यादा बनता है वो कौन सा बनता है, एक मिनट में दिखा देता हूं बेटा। कि राइट अबाउट, अगर 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 आपसे पूछ लिया जाए कि राइट अबाउट ए डिस्कस, अगर थ्योरेटिकल एग्जाम होगा तो होगा नहीं, अगर हो, ठीक है ना, तो न्यूयॉर्क कन्वेंशन अवार्ड के बारे में सब कुछ लिख देना। जैसे फॉरेन अवार्ड की डेफिनेशन क्या है, क्या एविडेंस होते हैं,
किस कंडीशन में ये क्या होते हैं आपके रिफ्यूज किए जाते हैं, ठीक है ना। यहाँ तक क्लियर है बेटा, आगे चलें, लोक अदालत करें अब। बताओ बेटा, अभिषेक, संदीप, दिव्या, लोक अदालत स्टार्ट करें हम। ना प्लीज सर। जी सर, जी सर। देखो यस लोक सर। लोक अदालत के स्टार्ट करने से पहले बेटा बताएगा कोई लोक अदालत होता क्या है, बताओ बेटा। लोक अदालत वो होती है जहाँ पर जैसे हमारे चालान होते हैं और काफी सारे गोरख होते हैं, तो लाइक माफी मिल जाती है हमें उसमें। तो माफी मिल जाती है तो क्या फ्री ऑफ कॉस्ट होता है कि कुछ पे करना पड़ता है? पे करना पड़ता है। वेरी गुड। तो देखो आप, प्रॉपर रिलीफ नहीं मिलता, बट कुछ अमाउंट पे करके हमें माफी के तौर पे छोड़ दिया जाता है। तो लोक अदालत कहने से मतलब है बेटा, सब देखो आप, मैंने ना सब लिख रखा है, जब पीडीएफ आएगा ना आपके पास तो लोक अदालत एडीआर सब मेंशन, और ये आपका फॉरेन अवार्ड, उसमें बोला है, एक्सप्लेन नहीं किया है। हाँ यही होता है। यही होता है ना। लोक अदालत देखो बेटा, जिनके चालान कटते होंगे ट्रैफिक में, जो रेड लाइट बहुत जंप करते होंगे, ठीक है ना, हाईवे में जो ज्यादा जाते होंगे, तो बेसिकली जिनका चालान 10,000, 5,000, 6,000 तक पहुंच जाता है, जो हाई कोर्ट, इसमें क्या होता है, क्विक डिसीजन लिया जाता है, ठीक है ना। लोक अदालत बेसिकली क्या होता है, कोर्ट में क्या है, महीने 1 महीने तक रिजल्ट आता है। तो लोक अदालत को आर्बिट्रेशन में क्यों डाला, मैंने आपको पिछली क्लास में बताया था। आर्बिट्रेशन कंसलेशन एक दिन में अवार्ड डिक्लेयर कर दिया जाता था, ठीक है ना। तो सेम आपका लोक अदालत है, बेसिकली पीपल का कोर्ट होता है, ठीक है ना। अगर कोई हाई कोर्ट नहीं जाना चाहता, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट नहीं जाना चाहता, वो लोक अदालत में जाके अपने सारे के सारे चालान को फ्री ऑफ कॉस्ट करा सकता है। पर बेटा देखो, ये इंडिया है, यहाँ पे हर इलीगल काम लीगल होता है, तो यहाँ पे कोई चीज फ्री में नहीं होती। आज की तारीख में कोई फ्री में आपको अपने एक दूसरे को देखने भी ना दे, ठीक है ना। तो कुछ अमाउंट पे करना पड़ता है। जैसे सपोज मैं आपसे बोलूंगा मेरा 5,000 का चालान आया था, तो मैंने उसको 500 पे कर दिया, मैं छूट गया उसी समय, ठीक है ना। यहाँ तक क्लियर है बेटा, आगे चलें। इसके कुछ की पॉइंट है, इसको जरूर पढ़ना है बेटा, ठीक है ना। मैंने लोक अदालत के अलग से निकाले। लोक अदालत ये एमसीक्यू पैटर्न से काफी इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। लोक अदालत देखो आप, लोक अदालत को क्या बोला जाता है, पीपल का कोर्ट, ठीक है ना, पीपल कोर्ट। लोक अदालत को क्या बोला जाता है, पीपल्स कोर्ट। ये बेसिकली गांधीयन प्रिंसिपल पे बेस्ड है, ठीक है ना। गांधीयन प्रिंसिपल कहने का मतलब है, कॉन्स्टिट्यूशन लॉ में पढ़ोगे आप कि गांधी जैसे अपना काम खुद से खुद ही करते थे, किसी की हेल्प नहीं लेते थे, ठीक है ना। खुद से कपड़ा सिलना, कोई बाहर का कपड़ा ना लेना, खुद से घर में खाना बनाना। तो सेम गांधीयन प्रिंसिपल कहने का मतलब है कि पीपल अपना काम खुद से ही कराए, किसी एडवोकेट को हायर ना करे ना कुछ करे, ठीक है ना। तो इस केस देखो आप, बेसिकली सुप्रीम कोर्ट क्या कहता है, जो एशियंट इंडिया में होता था, तो ये उसके बारे में गांधीयन प्रिंसिपल के बारे में कह रहा है, ठीक है ना। इसको छोड़ सकते हो आप, सेकंड पॉइंट बेटा, ठीक है ना। थर्ड पॉइंट क्या कहता है कि कंपोनेंट है किसका, अल्टरनेट डिस्प्यूट रेजोल्यूशन। हमने पिछली क्लास में एडीआर पढ़ा था, किसी को आइडिया है बेटा, अभिषेक बताओगे आप एडीआर के क्या 4 कंपोनेंट्स थे, बताओ बेटा। संदीप, दिव्या, एडीआर के 4 कंपोनेंट्स क्या थे? सर मीडिएशन, नेगोशिएशन, आर्बिट्रेशन और कंसोलिडेशन। वेरी गुड, ठीक है ना। तो देखो आप, आपके जो एडीआर के 4 कंपोनेंट्स थे, जो चैप्टर के की कंपोनेंट्स थे, आर्बिट्रेशन, मीडिएशन, कंसिलेशन या नेगोशिएशन, ठीक है ना, या फैसिलिटेटर भी कह सकते हो। तो देखो आप, ये जो अल्टरनेट डिस्प्यूट रेजोल्यूशन, इसमें क्या होता है, थर्ड पार्टी इन्वॉल्व होता है, वो आपके डिस्प्यूट को रिजॉल्व कराता है, ठीक है ना। तो एडीआर के कंपोनेंट में क्या आता है, लोक अदालत आता है। ये एक तरह का इनफॉर्मल चीफ और जस्टिस टू कॉमन पीपल है। इनफॉर्मल कहने का मतलब है, आपका कोई कोर्ट रूम में जाके आपको एक एक तरह से कोई एडवोकेट इन्वॉल्व नहीं होता इसमें, ठीक है ना। खुद ही नहीं नहीं बेटा, देखो जाना तो पड़ेगा, बहुत मुझसे कुछ कुछ तो डिमांड करेगा ना, ठीक है ना। अभी पढ़ेंगे आगे, ठीक है ना, अभी पता नहीं रहा मैं। इसके बाद देखो, फर्स्ट लोक अदालत कैंप कहाँ हुआ था, ये भी पता होना चाहिए, एमसीक्यू में पेपर में आ भी सकता है। आपका गुजरात में 1982 में एज अ वॉलंटियर कंसुलेटरी एजेंसी हुआ था, ठीक है ना।
इसके बाद देखो एक गिवन गिवन जज स्टैट्यूटरी स्टेटस। क्या बेटा? इसमें डेट नहीं है, ओनली ईयर है। हाँ ईयर। डेट का तो कुछ भी नहीं डेट है ना। पूछता भी नहीं, आप इतना लर्न भी नहीं कर पाओगे। ठीक है ना, अभी और लॉ में भी डेट आएंगे। ठीक है ना, इसके बाद देखो ये आपका लीगल सर्विस अथॉरिटीज एक्ट 1987 के अंडर आता है। ठीक है ना, ये एक्ट क्या प्रोवाइड करता है, सारी की सारी ऑर्गेनाइजेशन एंड फंक्शनिंग ऑफ लोक अदालत। यहाँ तक क्लियर है बेटा? एक बार इसको तब तक पढ़ लो आप। ठीक है ना, अब ये ऑर्गेनाइजेशन क्या कहता है, देखो ऑर्गेनाइजेशन यानी कि कॉम्पोजिशन ऑफ लोक अदालत। ठीक है ना, कॉम्पोजिशन ऑफ लोक अदालत में देखो आप बेसिकली स्टेट, सुप्रीम कोर्ट और तालुक लीगल सर्विस कमिटी में ऑर्गेनाइज द लोक अदालत एज सच इंटरवल। कहने का मतलब है कौन कौन लोक अदालत को अथॉरिटी हायर कर सकती है, यानी कि कौन कौन अथॉरिटी लोक अदालत को ऑर्गेनाइज करा सकती है। कौन करा सकती है? स्टेट करा सकती है, सुप्रीम कोर्ट करा सकता है, हाई कोर्ट करा सकता है, तालुक लीगल सर्विस। अब ये तालुक लीगल सर्विस क्या कहता है? किसी को आइडिया है बेटा तालुक लीगल सर्विस के बारे में? बताओ बेटा अभिषेक, संदीप, तालुक लीगल सर्विस। सर डिस्ट्रिक्ट का कुछ पार्ट होता है ताल्लुक। वेरी गुड, हाँ वेरी गुड। कहाँ पे होता है डिस्ट्रिक्ट का पार्ट? रूरल एरियाज में। डीजी के अंडर में आएगा ना ये। किसके अंडर बेटा? डिस्ट्रिक्ट जज के अंडर में आएगा ना, हाँ। एरिया वाइज अगर ये होगा तो। तालुक कहने का मतलब है रूरल एरियाज में। ठीक है ना, ऐसे समझ लो। रूरल एरियाज में जहाँ पॉपुलेशन कम है, जैसे आसाम हो गया, मणिपुर हो गया, मेघालय हो गया। ठीक है ना, तो देखो आप ये क्या कर सकते हैं, लोक अदालत को ऑर्गेनाइज कर सकते हैं जैसे उनकी इच्छा होगी, जुरिडिक्शन होगा। हर अदालत ऑर्गेनाइज किया जाएगा हर एरिया के। अब लोक अदालत में बेसिकली कॉम्पोजिशन क्या क्या होते हैं? सबसे पहले आपका एक रिटायर्ड जज होगा। ठीक है ना, एक कमिटी बैठी होती है जब आप लोक अदालत में जाते हैं कि सर मेरा चालान माफ कर दीजिए, तो चालान माफ जो करेगा, जो उधर बंदा होगा उसको जुडिशियल नॉलेज तो होगी, कोई एक आम पर्सन तो कर नहीं सकता। तो अब जुडिशियल पर्सन में क्या आता है, देखो अब रिटायर्ड जुडिशियल ऑफिसर। अब कोई 60 इयर्स का ऑफिसर जुडिशियल, अब जुडिशियल ऑफिसर कहने का मतलब है जज। ठीक है ना, एडवोकेट तो हो नहीं सकता। ठीक है ना, अब जज कोई बना, वो 60 साल तक उसने सर्विस की, 60 साल होने के बाद उसे एक लोक अदालत में डाल दिया जाता है उसकी नॉलेज के हिसाब से। ठीक है ना, तो इसमें देखो कॉम्पोजिशन में फर्स्ट पर्सन कौन आएगा, रिटायर्ड जुडिशियल ऑफिसर और अदर द पर्सन ऑफ द एरिया एज में बी स्पेसिफाइड। कहने का मतलब है और कोई और पर्सन, जैसे तालुक का कोई अलग है, तालुक लीगल सर्विस कमिटी का अलग ऑफिसर हो सकता है, हाई कोर्ट का अलग जज हो सकता है, सुप्रीम कोर्ट का अलग हो सकता है, जो ऑर्गेनाइज कर रहा लोक अदालत। ठीक है ना, इसके बाद जनरली लोक अदालत कंसिस्ट ऑफ, देखो इसमें 3 पर्सन आते हैं। ठीक है ना, जैसे हमने आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल पढ़ा था, फर्स्ट पर्सन प्रिसाइडिंग ऑफिसर, सेकंड पर्सन आर्बिट्रेटर, थर्ड सब आर्बिट्रेटर। सब आर्बिट्रेटर हम भी हो सकते हैं। ठीक है ना, तो सेम बेटा लोक अदालत में 3 चीजें होती हैं, वैसे 2 ही कमिटी होती हैं। फर्स्ट होता है डायरेक्टर, जैसे हम जिसको कहते हैं डायरेक्टर। डायरेक्टर कहने का मतलब है देखो आप, आपका क्या हो गया, जुडिशियल ऑफिसर और द चेयर। सेकंड पर्सन होता है लॉयर और लॉयर या फिर एडवोकेट। ठीक है ना, लोक अदालत में वैसे कोई गया बेटा? वो लोक अदालत में कोई गया बेटा, संदीप, दिव्या, आज तक? नहीं सर कभी नहीं गए। जाओ बेटा, एज आपकी, जाओ अभी। ठीक है क्या ना, ऐसे क्या काम करे सर वहाँ जाने के लिए? हाँ, ऐसा क्या काम करे जो जाए, अपना चालान कटाओ जितना हो सकता है। चालान करवाते फिर जाएंगे। ठीक है ना, चालान कटवा लो, बिना हेलमेट के जाओ स्कूटी से, कोई पकड़ लेगा? बेटा आप गलो, आपको नहीं पकड़ेगा। बॉयज को पकड़ते रहते हैं। इसके बाद देखो आप, तो कॉम्पोजिशन ऑफ लोक अदालत। अरे बेटा अभी इतना नहीं है ना, इतना स्टिक नहीं है। देखो आप कॉम्पोजिशन ऑफ लोक अदालत में बेसिकली 3 चीजें आती हैं। ठीक है ना, सबसे पहला आपका कौन आता है, रिटायरिंग जज। फिर दूसरा कौन आता है, एडवोकेट। फिर तीसरा कौन आता है, जैसे कि हम आम पर्सन। तीसरा आम पर्सन में क्या कह सकते हैं, सोशल वर्कर एज मेंबर, उनका कोई मेंबर। ठीक है ना, सोशल वर्कर जो लोक अदालत से जुड़ा हुआ है।
इसके बाद बेटा इसको पढ़ लेना है बस ऊपर से, नेशनल लीगल सर्विस अथॉरिटी क्या है, कहाँ पे, हट गया। अरे भाई अच्छा सॉरी। देखो, नेशनल लीगल सर्विस अथॉरिटी बेसिकली क्या, अदर लीगल सर्विस इंस्टीट्यूशन कंडक्ट कराती है लोक अदालत। कहने का मतलब है 3 ऑर्गेनाइजेशन तो कराती है, एक स्टेट कराती है, एक सुप्रीम कोर्ट कराती है, या फिर तालुक कराती है। इसके बाद नेशनल लीगल सर्विस अथॉरिटी भी कराती है। अब ये नालसा क्या होता है बेसिकली, मैं आपसे कहूंगा बेटा, जब आपके एडवोकेट अप्लाई हो जाएगी तो लोक अदालत के लिए अप्लाई करना, ठीक है ना। लोक अदालत के एग्जामिनेशन होते हैं अलग से, इसमें आराम से हो जाता है। क्या होता है? अभी बेटा 3rd ईयर जब कंप्लीट करोगे ना तो सब डिटेल में बताऊंगा, ठीक है ना। करियर ऑप्शन, तो आपने मुझे बोला है तो क्लरिकल जॉब होती है, ठीक है ना। करियर ऑप्शन आफ्टर गेटिंग LLB डिग्री, वो भी कराता हूँ मैं, ठीक है ना, लास्ट में। ओके ओके। तो देखो, नालसा बेसिकली क्या है, ऑर्गेनाइजेशन है, नेशनल लीगल सर्विस अथॉरिटी। ये क्या कंडक्ट कराती है, लोक अदालत कराती है। नालसा लोक अदालत सर्विस अथॉरिटीज 1987 में। आपसे कोई पूछे लोक अदालत की ऑर्गेनाइजेशन कब से स्टार्ट की गई, 1987 से, पर पहला कब किया गया था, 1982 में, ठीक है ना। अब ये एनफोर्स कब हुआ, 1995 में हुआ। नेशन वाइड यूनिफॉर्म नेटवर्क था फॉर फ्री एंड कॉम्पिटेंट लीगल सर्विसेज टू द वीकर सेक्शन ऑफ सोसाइटी, ठीक है। मैं आपसे कहता हूँ, जैसे कई यूट्यूब चैनल होते हैं जो लॉ के बारे में बताते हैं, तो जो लॉ के बारे में बताते हैं एक तरह से फ्री एजुकेशन जो दे रहे हैं, वो किसके अंडर आ गए, नालसा के अंडर आ गए, ठीक है ना। नालसा ये कहता है, तो गलत ही बता रहे होते हो। अब वो बेटा वो अलग बात है, ठीक है ना। तो नालसा के तहत वो बता रहे, नालसा एक राइट दे रहा है हर एडवोकेट को कि अपनी फ्री एजुकेशन प्रोवाइड कर सकता है, ठीक है ना। मैंने करा है ना कई बार ट्राई, टाइम भी होता है तो कुछ चीजें देखो तो आधी इन्फॉर्मेशन तो उसमें रॉन्ग ही होती है। एक्यूरेट कोई भी बता रहा होता, सेम ही पॉइंट के लिए सबके ओपिनियन अलग अलग आते हैं, वो बंदा कंफ्यूज हो जाएगा पढ़ने वाला कि भैया सही आंसर क्या है। ये हुआ है। सर एक बार आप भी अपना यूट्यूब का लिंक भेज देना। बिल्कुल बेटा, बिल्कुल। वो उसमें एक चीज कह रहा, मम्मा आंसर राइट वाला कौन सा है। ठीक है ना, देखो आप, जूरिडिक्शन, अब जूरिडिक्शन आता है। जूरिडिक्शन मैंने पिछली क्लास में समझाया था। बेसिकली जूरिडिक्शन क्या होता है, एनी लॉ परफॉर्म्ड अंडर द जुडिशरी, ठीक है ना। कोई सा भी ऐसा लॉ परफॉर्म किया जा रहा है जुडिशरी के अंडर, ठीक है ना। तो जूरिडिक्शन कहने का मतलब है कोई लोक अदालत जिसके पास जूरिडिक्शन है डिटरमाइन करने का सेटलमेंट केस का, ठीक है ना, किसी डिस्प्यूट को लेके। तो फर्स्ट पॉइंट क्या कहता है, कोई केस पेंडिंग है कोर्ट से पहले। सेकंड पॉइंट कहता है जूरिडिक्शन के अंडर कोई केस आ रहा है, ठीक है ना। इसके बाद देखो, केस पेंडिंग अगर कोर्ट से पहले लोक अदालत में, तो वो लोक अदालत के पास जाएगा, रेफर करेगा, ठीक है ना। फिर लोक अदालत उसको एक मैटर, एक तरह से जजमेंट देगा, ठीक है। इट कैन बी सॉल्व बाय द लोक अदालत। और कोई प्री लिटिगेशन डिस्प्यूट चल रहा है तो वो मैटर कहाँ होता है आपका, लोक अदालत, एक एप्लीकेशन फॉर्म में होता है, ठीक है ना। अब वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको ध्यान से देखना बेटा। व्हाट आर द मैटर्स, ठीक है ना, व्हाट आर द मैटर्स इंक्लूडेड इन लोक अदालत। तो बेसिकली क्या क्या मैटर लोक अदालत में इंपॉर्टेंट होते हैं, कोई फैमिली डिस्प्यूट है, क्रिमिनल केस है, लैंड एक्विजिशन केस है, लेबर डिस्प्यूट है, वर्कमैन कंपनसेशन केस है, कोई बैंक रिकवरी केस है, सारे के सारे किस में आते हैं, लोक अदालत में आते हैं। कोई अगर लोक अदालत में कोई सा भी केस चला बिना जुरिडिक्शन के, बिना लॉ को देखते हुए, तो क्या होगा, नॉट कंपाउंडेबल, यानी कि माफी नहीं दी जाएगी। कंपाउंडेबल होता है जिसमें माफी दी जा सकती है, नॉन कंपाउंडेबल होते हैं जिसमें माफी नहीं दी जा सकती। माफी जब नहीं दी जाती तो नॉट कंपाउंडेबल ऑफेंस, दोज ऑफेंस विच कमिट टू फाइन और पेनल्टी एंड इम्प्रिजनमेंट, ठीक है ना। तो इनकंपाउंडेबल ऑफेंस कौन से होते हैं, जिनमें फाइन दी जाती है या फिर इम्प्रिजनमेंट होती है, ठीक है ना। जैसे आप बस में यात्रा करें, बस में आपने टिकट मिली, दिल्ली मेट्रो में टिकट मिली, तो क्या हुआ, इनकंपाउंडेबल ऑफेंस होगा, जिसमें आपको फाइन पे करनी पड़ेगी, ठीक है ना बेटा। क्या बेटा, उसको हम फाइन पे कर हाँ सिंपल फाइन, कौन जेल जाता है यार, सिंपल सी बात है, ठीक है ना। अब इसमें अदर वर्ड्स में क्या रखा है, पहले तो वो लंबे चौड़े हो जाते हैं ना, जैसे किसी का मर्डर कर दिया suppose, तो उसके लिए माफी नहीं है, तो फिर मिलेगी।
वो मेल पे आएगा बाद में, वो पता लगेगा, बट फिलहाल अगर उस कंडीशन में उसको जाना पड़ेगा, राइट ना? करेक्ट। अब तो यूट्यूब में ये दिखाते हैं, आप देखते होगे बेटा, इंस्टाग्राम रील में बहुत आता है कि दिल्ली मेट्रो में लड़ाई हो रही है, वो ज्यादा दिखाते हैं, वो ट्रेंडिंग में चल रहा है, देखना बहुत सी आती है देख के, अलग कॉलेज चलता है। टाइम नहीं होता अपने पास। ये तो है। जॉब करते हो? हाँ? जॉब। देखो आप बेटा, इन नॉन कंपाउंडेबल ऑफेंस आ गया सबको समझ में। दिव्या क्या होता है नॉन कंपाउंडेबल ऑफेंस, बताओगे बेटा आप मुझे? बताओ दिव्या क्या होता है नॉन कंपाउंडेबल ऑफेंस? सर एक और बार संदीप। बता दो। ठीक है बेटा, बता देता हूँ। नॉन कंपाउंडेबल ऑफेंस क्या होता है बेटा? जिसमें फाइन और इम्प्रिजनमेंट होता है, ठीक है ना। आपने किसी के साथ थेफ्ट किया, मर्डर किया या रेप किया, तो आपके लिए क्या होगा? नॉन कंपाउंडेबल, ठीक है ना। जैसे आप बस में यात्रा कर रहे हैं दिव्या, ठीक है ना, या फिर दिल्ली मेट्रो में यात्रा कर रहे हैं, आपने टिकट नहीं ली, या फिर किसी दिल्ली मेट्रो को नुकसान पहुंचाया या बस को नुकसान पहुंचाया, उसकी सीट को तोड़ के, या किसी बंदे के साथ गाली गलौज की दिल्ली मेट्रो में, तो क्या होगा? इनकम्पाउंडेबल ऑफेंस, नॉन कंपाउंडेबल। उस ऑफेंस में क्या होगा? आपके ऊपर एप्लीकेबल होगा फाइन और इम्प्रिजनमेंट दोनों। क्लियर है बेटा? आगे चले हम दिव्या। यस सर। अच्छे से आ गया ना बेटा टॉपिक समझ में? देखो लोक अदालत मैंने बता दिया है, कोई मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट, क्रिमिनल, कंपाउंडेबल ऑफेंस, कंपाउंडेबल ऑफेंस, ठीक है ना, क्रिमिनल। इसके बाद आपका आता है लैंड एक्विजिशन, लेबर डिस्प्यूट, वर्कमैन कंपनसेशन, बैंक रिकवरी, ये सारे लोक अदालत में आते हैं। अब आता है बेटा पावर, ठीक है ना। पावर से पहले मैं इसके बेनिफिट करा देता हूँ, फिर पावर में चलेंगे। बेनिफिट में क्या है? ये फ्री ऑफ कॉस्ट होता है, ठीक है ना। जो लोक अदालत है आपका फ्री ऑफ कॉस्ट है, इसमें आपको एडवोकेट को कोई कंसल्टेंसी फीस नहीं पे करनी, ठीक है ना। वो अलग बात है, आपके ऊपर अगर फाइन आ गया तो आपको देना पड़ेगा, ठीक है ना। देयर इज अ नो कोर्ट फी, इफ द कोर्ट फी ऑलरेडी पेड द अमाउंट विल बी रिफंडेड इफ द डिस्प्यूट सेटल एट द लोक अदालत। अब देखो ये कह रखा है बेटा लोक अदालत में, पर ऐसा होता है, आपको कुछ फाइन तो देना ही पड़ता है, मान के चलो। जब आप कभी जाओगे लाइफ में लोक अदालत, तो आपको जेब में 1000-2000 रुपये लेके चलना ही पड़ेगा, ठीक है ना। तो देर इज अ नो कोर्ट फी, इफ द कोर्ट, अगर कोई कोर्ट फीस पे कर रखी है तो पूरी की पूरी रिफंड कर दी जाती है, किसमें? लोक अदालत में, ठीक है ना। ये आपका क्या फ्लेक्सिबल होता है, स्पीडी ट्रायल होता है, इसका डिसीजन विद इन द 1 डे हो जाता है, विद इन द आवर होता है, विद इन हाफ आवर में हो जाता है, कोई स्ट्रिक्ट एप्लीकेशन नहीं होती, ठीक है ना। इसके बाद देखो डायरेक्टली इंटरेक्ट विद द जज, आपका डायरेक्टली इंटरेक्ट किससे होगा? जज से, थ्रू देयर काउंसल, विच इज नॉट पॉसिबल इन रेगुलर कोर्ट ऑफ लॉ। कहने का मतलब है आप रेगुलर कोर्ट में जाते हैं, मैं आपसे बोलता हूँ बेटा समझना, कोई डिस्ट्रिक्ट कोर्ट गया होगा, जाओ कभी, ठीक है ना। तो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में जाने के लिए क्या होगा बेटा? पहले आपको एडवोकेट से बात, आप ऐसे ही कोर्ट रूम में नहीं घुस सकते, ठीक है ना। आपको रोक दिया जाएगा, बाहरी सिक्योरिटी गार्ड रोक देता है। तो आपको क्या करना पड़ेगा? कोई क्राइम ऐसा कुछ करना पड़ेगा कि आप पहले एडवोकेट के पास जाएंगे, एडवोकेट आपको लेके जाएगा किसके पास? जज के पास। पर लोक अदालत में ऐसा कुछ नहीं होता, आप रूम को ओपन करके कमरे में घुस सकते हो, जज आपके सामने बैठा होता है, एक काउंसिल बैठा होता है जिससे जो एडवोकेट होता है, ठीक है ना। आप एडवोकेट को सारी बात बोल सकते हो, फिर वो जज से बोलेगा, जज आपको जो डिसीजन होगा वो बताएगा आपको। अगर फाइन आता है तो फाइन पे करो, नहीं तो नहीं आता तो घर, ठीक है ना। ये वीकर सेक्शन के लिए था बेटा, गरीब लोगों के लिए बनाया गया था लोक अदालत। इसके बाद देखो जो अवार्ड है, बेसिकली ये आपका जो लोक अदालत का अवार्ड है, बाइंडिंग ऑन ऑल पार्टीज। बाइंडिंग हमने समझ लिया, बाइंडिंग का मतलब क्या होता है? एप्लीकेबल ऑन बोथ पार्टीज, जिनको माननी है बात, ठीक है ना। ये आपका नॉन अपीलेबल है, इसमें जरूरी नहीं कि आप अपील करें। जैसे कोर्ट में क्या होता है, आपके पास एक लेटर आता है, लेटर आने के बाद आप अपील करते हैं, ठीक है ना। बट इसमें कोई नॉन अपीलेबल है, आप जाओ सीधा लोक अदालत, वहां में जाके बात करो, वहीं पे आपका फाइन रिमूव हो जाता है। विच डज नॉट कॉज द डिले इन द सेटलमेंट और डिस्प्यूट फाइनली। अब देखो नॉन अपीलेबल है, आपको पहले अपील का वेट नहीं करना, अपील के बाद एक रिवीजन टर्म आएगा, ठीक है ना, वो भी अप्लाई नहीं करना।
मतलब आपकी अपील को कैंसिल कर देगा तो रिवीजन किया जाता है, ठीक है ना, लॉ के टर्म। तो रिवीजन ना करते हुए अब जैसे आपकी अपील हुई ही नहीं तो रिवीजन भी नहीं होगी। जब रिवीजन नहीं हुई तो वी डज नॉट कॉज द डिले, वो डिले करेगा ही। यहाँ तक क्लियर है बेटा? बेनिफिट आ गया समझ में? यस। इसके बाद देखो इसके पावर है। पावर सारे के सारे सिविल कोर्ट के पास ही रहते हैं। सिविल कोर्ट यानी कि एक तरह से डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, ठीक है ना। ये आपका एक तरह से जो सारे के सारे पावर एंड डिस्ट्रीब्यूट के, वो सारे के सारे पावर किसके पास है? लोक अदालत के पास ही रहेंगे। इसके पास पावर है कि आईपीसी के तहत कुछ भी पता मतलब आईपीसी के सारे सेक्शन और क्रिमिनल कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर जो आगे आप पढ़ोगे, आईपीसी, आईपीसी आपके फर्स्ट ईयर में, सेकेंड ईयर में आपका कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर, ठीक है ना। तो आईपीसी के सारे आपके सेक्शन, ठीक है ना, सारा लॉ एप्लीकेबल है लोक अदालत पे प्रोसीडिंग के, लोक अदालत प्रोसीडिंग में। फोर्थ पॉइंट कहता है कि अवार्ड है लोक अदालत का, वो एक तरह से अवार्ड अगर लोक अदालत कर दिया तो उसे एक तरह से फाइनल अवार्ड माना जाएगा, आर्बिट्रेटर, आर्बिट्रेशन की तरह, ठीक है ना। फिर लास्ट पॉइंट कहता है बेटा सेम वही, अगर लोक अदालत का अवार्ड दिया गया है तो बाइंडिंग रहेगा पार्टीज के लिए, ठीक है ना। उसके बाद कोई अपील, नहीं। नो अपील शैल लाइक टू एनी कोर्ट अगेंस्ट द अवार्ड ऑफ लोक अदालत। कहने का मतलब है लोक अदालत ने एक बार अवार्ड दे दिया तो आप फिर बाद में डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट नहीं जा सकते, ठीक है ना। वो वही वैलिड रहेगा। वही वही वैलिड रहेगा, ठीक है ना। यहाँ तक क्लियर है बेटा? आगे चले हम। बताओ दिव्या, संदीप, अभिषेक। इस अवार्ड को हम आगे चैलेंज नहीं कर सकते मतलब, नहीं कर सकते बेटा अभिषेक, एज पर यार द सिंपल। लॉ। हाँ अब यार मैं अभिषेक आपसे पूछता हूँ, आपके ऊपर चालान है, बेसिकली चालान के लिए लोग जाते हैं। आपके ऊपर अभिषेक 10,000 का चालान, आप इसमें गए लोक अदालत में, आपसे वो कह रहे हैं सर ऐसा करिए आप 100 रुपये पे कर दीजिए, हम आपको अभी के अभी छोड़ देंगे, ठीक है ना। तो आप क्या करोगे? 100 रुपये पे करके खुश होगे कि कहोगे नहीं मैं हाई कोर्ट जाऊंगा, मैं 100 रुपये नहीं पे करूंगा? छोड़ आएंगे और सिंपल घर आ सी, जाएंगे और क्या। हाँ तो सिंपल सी बात है। ठीक है सर। मैंने सिंपल लाइफ में ये सीखा है, कोई पुलिस वाला पकड़े, कोई ट्रैफिक वाला पकड़े, मुझे काफी बार पकड़ा है, ठीक है ना, पुलिस वालों ने भी पकड़ा है, तो मैं क्या करता हूँ? पे करता हूँ, सीधा घर आ जाता हूँ। इनसे बेटा दुश्मनी नहीं लेनी चाहिए, फिर कोर्ट रूम में बहुत झंझटबाजी होती है, ठीक है ना। इसके बाद देखो परमानेंट, अब आता है आपका परमानेंट लोक अदालत, ठीक है ना। ये पब्लिक यूटिलिटी सर्विसेज के लिए, बस ऐसे समझ लो आप, ठीक है ना। पब्लिक यूटिलिटी सर्विसेज कहने का मतलब है कि ट्रांसपोर्ट, पोस्टल और टेलीग्राफ सर्विस के लिए, ठीक है ना। आपको किसी ट्रांसपोर्ट यानी कि दिल्ली मेट्रो, बस, इसमें कोई दिक्कत हुई, ठीक है ना, आपसे ज्यादा टिकट चार्ज कर लिया गया या आपसे कोई मारपीट कर रहा है, ऐसा कुछ हुआ तो आप इस लोक अदालत में जा सकते हो। पहले पुलिस के पास जाओगे फिर लोक अदालत में। फिर देखो पोस्टल, हाँ एफआईआर, पुलिस में सबसे पहले एफआईआर कराई जाती है, फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट, फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट, जो कि ऑनलाइन अभी कराई जाती है। पर अगर आपके साथ कोई मारपीट करे ना, मर्डर हो, तो उसमें ऑनलाइन जरूरी नहीं होता, सीधा एक्शन ले लिया जाता है, ठीक है। हाँ, एफआईआर बेसिकली थेफ्ट के केस में होता है ज्यादातर, ठीक है ना। हाँ लॉस्ट में, थेफ्ट में, ठीक है ना। बट कोई ऐसा क्राइम है जिसमें मर्डर या रेप इन्वॉल्व, इसमें एफआईआर नहीं की जाती, नहीं। देखो आप ट्रांसपोर्ट, पोस्टल या टेलीग्राफ, इससे रिलेटेड कोई सी भी आपकी प्रॉब्लम अराइज हो रही है तो उस प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट कहाँ किया जाएगा? परमानेंट लोक अदालत। यहाँ तक क्लियर है? आगे चलूं बेटा। फिर लास्ट टॉपिक रह गया देखो इसका, फीचर्स ऑफ लोक अदालत। ये वेरी इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छे से समझना। पहले मैं थोड़ा सा ही करता हूँ। बेसिकली देखो फीचर्स में क्या आता है, एक परमानेंट बॉडी है लोक अदालत, ठीक है ना। लोक अदालत ने जजमेंट दे दी तो आप उसको इग्नोर नहीं कर सकते। इसके बाद देखो इसमें एक चेयरमैन होता है। व्हाट इज द कॉम्पोजिशन ऑफ लोक अदालत? बताओ बेटा अभिषेक, शिवानी, दिव्या, दिव्या, संदीप। रिटायर्ड जज होगा, हाँ वेरी एडवोकेट गुड। होगा, और और एक हाँ सिटीजन एज अ सोशल वर्कर होगा, मेंबर ऑफ द हाँ लोकसभा। वेरी गुड, वेरी गुड। एक आपका रिटायरिंग जज, लर्न कर लेना इसे बेटा, ठीक है ना, यस सर, याद हो गया कॉम्पोजिशन। सर। रिटायरिंग जज होता है, दूसरा कौन होता है आपका? एडवोकेट। एडवोकेट बेटा, अभी तो पढ़ा यार। रिटायरिंग जज, एडवोकेट, और तीसरा सोशल वर्कर एज अ मेंबर।
ठीक है ना, Yeah. सिटीजन। इसके बाद देखो आप, अब इसमें मैं क्वेश्चन जैसे कि आपका आता है कि लोक अदालत में हम कितने अमाउंट तक के केस को लेके जा सकते हैं। ठीक है ना, लोक अदालत में बेसिकली कितने अमाउंट को ले जा सकते हैं हम, 1 करोड़। Up to 1 crore. इसमें लिखा अप टू 1 करोड़। ये देखो थर्ड पॉइंट लिखा हुआ है बेटा, इट शैल नॉट हैव जुरिडिक्शन रिस्पेक्ट ऑफ एनी मैटर रिलेटिंग टू ऑफेंस नॉट कंपार्टेबल अंडर एनी लॉ। द जुरिडिक्शन ऑफ परमानेंट लोक अदालत इज अप टू 1 करोड़। हमने जुरिडिक्शन समझना है बस, ठीक है ना। तो जुरिडिक्शन कितना हो सकता है, 1 करोड़, ठीक है ना। इसके बाद देखो आप, इसमें मैंने कंपोजिशन ऑफ लोक अदालत बता ही दिया, सेकंड पॉइंट। थर्ड पॉइंट हो गया कितना हो सकता है आपका परमानेंट लोक अदालत का अमाउंट, 1 करोड़। अब आता है फोर्थ पॉइंट, ठीक है ना। अगर आपकी एप्लीकेशन बना दी गई है, ठीक है ना, आप लोक अदालत में गए, सबसे पहले एप्लीकेशन देंगे अपनी। जब आप एप्लीकेशन देंगे उसके बाद अपने एप्लीकेशन को बदल नहीं सकते, ठीक है ना। अगर बदलेंगे तो एक तरह से भगोड़ा नहीं होता, जैसा आपके पास कभी पुलिस आती है और पुलिस आपके घर आई और आप घर में नहीं रहे, मतलब कहीं जा रखे हैं और आपके ऊपर कोई क्राइम हो रखा है, तो उस केस में भगोड़ा हो जाता है इंसान। हिंदी लैंग्वेज बोल रहा बेटा, ठीक है ना, लॉ की लैंग्वेज नहीं बोली। तो जो भगोड़ा पुलिस लॉ के टर्म में हिंदी लैंग्वेज में यूज किया जाता है। तो जो भगोड़ा होता है उसके लिए अलग से क्राइम का वो होता है, ठीक है ना। अलग से उसके लिए कोर्ट ने एक अलग से सेक्शन बना रखा है जो आईपीसी में पढ़ेंगे, ठीक है ना इधर। तो देखो आप, इसमें क्या कह रहा है कि अगर एप्लीकेशन आपकी परमानेंट लोक अदालत में बन गई तो कोई भी पार्टी नहीं है जो एप्लीकेशन को जुरिडिक्शन मतलब उससे हट सके, उसके लिए ऊपर वो एप्लीकेबल रहेगा, ठीक है ना। इसके बाद देखो बेटा आप, लास्ट पॉइंट कहता है कि पॉसिबल सेटलमेंट और सबमिट टू द पार्टीज फॉर देयर ऑब्जर्वेशन। कहने का मतलब है कि मैं जब लोक अदालत में जाऊंगा, ठीक है ना, लोक अदालत में सारे के सारे अपने ऑब्जर्वेशन को किसको दूंगा, पार्टीज को सबमिट कर दूंगा। मान लो अगर परमानेंट लोक अदालत फेल हो गया, मतलब एग्रीमेंट उस लोक अदालत के पास पहुंचा नहीं, तो मेरिट के हिसाब से, वो मेरिट कहने का मतलब है एक तरह से अनुमानित, ठीक है ना। अनुमानित कहने का मतलब है जैसे 10,000 का चालान, तो 10,000 में कितनी फाइन बनती है, 100। किसके हिसाब से, लोक अदालत के हिसाब से। तो लोक अदालत कितनी बोल देगी, 100 बोल देगी, ठीक है ना बेटा। तो इसमें बोल रखा है कोई भी पार्टी अगर फेल टू रीच एन एग्रीमेंट है तो परमानेंट अदालत क्या करेगा, डिसाइड करेगा डिस्प्यूट ऑन मेरिट, ठीक है ना। इसके बाद देखो लास्ट पॉइंट क्या क्या कहता है आपसे, लास्ट पॉइंट कोई नेसेसरी इसमें डिले नहीं होता। जो डिसीजन बताया गया लोक अदालत में वो क्या होगा, आपका फाइनल होगा और बॉन्डिंग होगा, ठीक है ना। और शैल बी द मेजोरिटी ऑफ पर्सन कॉन्स्टिट्यूटिंग द परमानेंट लोक अदालत। कहने का मतलब है इट द डिसीजन टेकन बाय द लोक अदालत shall be done by the majority of person constituting the permanent लोक अदालत। यानी कि आपका कोई सा भी अवार्ड डिक्लेयर किया गया, जो अवार्ड डिक्लेयर किया गया है वो मैक्सिमम पर्सन का माना जाएगा। मैक्सिमम यानी कि एक तो रिटायरिंग जज तो देगा डिसीजन और उसके बाद एडवोकेट, ठीक है ना। तो एडवोकेट और रिटायरिंग जज का जो डिसीजन होगा वो क्या है, मेजोरिटी ऑफ मेंबर, ठीक है ना। तो वो क्या माना जाएगा, वैलिड माना जाएगा, वो क्या होगा, फाइनल एंड बाइंडिंग। क्लियर है बेटा। तो मैंने आज क्या क्या पढ़ा, फाइनल एंड बाइंडिंग यानी कि एप्लीकेबल टू बोथ पार्टीज, नॉट रिवोक्ड यानी कि चेंज नहीं किया जा सकता, ठीक है ना। लोक अदालत क्या होता है, पीपल कोर्ट, फ्री ऑफ कॉस्ट होता है, 1982 में स्टार्ट किया गया था, 1987 में एस्टेब्लिश किया गया था, ठीक है ना। उसके बाद नालसा पड़ा, नालसा रेगुलेट करता है। कौन सी ऑर्गेनाइजेशन ऑथराइज करती है, स्टेट करती है, डिस्ट्रिक्ट हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट और तालुक हाई कोर्ट, तालुक लीगल सर्विस करती है, ठीक है ना। इसके बाद इसमें कितने केस तक अमाउंट तक ले जा सकते हैं, 1 करोड़, अप टू 1 करोड़ किया। कॉम्पोजिशन ऑफ लोक अदालत कौन कौन होते हैं आपके, रिटायरिंग जज, एडवोकेट और लास्ट सोशल Worker citizen. मेंबर। Yeah. हाँ, सोशल मेंबर, ठीक है ना। चेयरमैन, कॉम्पोजिशन ऑफ लोक अदालत के बाद हमने क्या पढ़ा, इसके बेनिफिट्स क्या होते हैं, ठीक है ना। फ्लेक्सिबिलिटी है, ट्रांसपेरेंटी है वीकर सेक्शन के लिए, ठीक है ना। इसके पावर्स को गो थ्रू हमने किया। फिर लास्ट में हमारा क्या है बेटा, इसके फीचर्स आ गए, परमानेंट बॉडी, ठीक है ना। यहाँ तक क्लियर है, आगे चलूं मैं अब।
चलूं बेटा? अच्छा, बस लास्ट क्वेश्चन है एक, कि इसमें क्या क्या मैटर इन्वॉल्व होते हैं, बताओगे बेटा? व्हाट आर द मेटल कंसीडर इन लोक अदालत? बताओ। रिकवरी के लिए हाँ हाँ, और Matrimonials, family disputes, land हम्म, acquisition cases, labor disputes, bank recoveries, workmen compensation cases. हम्म। ये पीडीएफ पहुंच गए ना बेटा सबके पास? अभी चेक करूंगा सर मैं इसको। बस चेक कर लेना बेटा, ठीक है ना? ये भेजा है क्या आपने? हाँ भेजा था मैंने, भी भिजवाया मैम से। अब इसके बाद देखो बेटा, एक और पीडीएफ देख लेना, मैं भिजवा दूंगा पढ़ने के लिए, बस पढ़ लेना बेटा, ठीक है ना? ठीक है ना? देखो आप, एक मिनट, क्या हो गया, हैंग हो गया क्या? हाँ ये रहा। देखो आप, पावर मैंने पढ़ लिया, हाँ ये मेरे को दिखाना है बस, अगर हो सके तो इसका स्क्रीनशॉट, वैसे वो उसमें था ही, पर अगर स्क्रीनशॉट लेना है तो इसका ले लेना बेटा, नहीं ये अलग पीडीएफ है बेटा, ठीक है ना? हाँ ये अलग है, ये चीज अलग है, ये भेजी नहीं है बेटा, बस इसका ये मेरे को ये कंडीशन केस सूटेड अच्छा लगा, तो इसका एक पीडीएफ अगर लेना चाहते हो स्क्रीनशॉट तो अभी ले लो, ये मैं भेजूंगा नहीं, ठीक है ना? काफी बड़ा है कौन से वाला? ये जो स्क्रीन में चल रहा है बस। फोटो ले लो। हाँ हाँ ले लो फोटो, कोई नहीं बेटा। देखो केस कौन कौन से आ सकते हैं लोक अदालत में, कोई कंपाउंडेबल सिविल रेवेन्यू क्रिमिनल केस है, मोटर एक्सीडेंट का केस है, पार्टीशन का क्लेम है, मैट्रिमोनियल केस हो गया, बॉन्डेड लेबर डिस्प्यूट, लैंड एक्विजिशन, सेम का सेम बेटा वही है, ठीक है नहीं? यहाँ तक क्लियर है बेटा? दिव्या, बस ये वाला है ना? हाँ दूसरे लो। क्लियर है बेटा? आगे चलूं मैं? इसके बाद देखो पावर वही सेम, पावर आपका सेम है। काइंड्स, बस एक बार काइंड बता देता हूँ, नेशनल, परमानेंट और मोबाइल लोक अदालत। हाँ वेरी गुड। ये मोबाइल लोक अदालत क्या है बेटा, किसी को आइडिया हो? कोई बताएगा मुझे मोबाइल लोक अदालत क्या होता है? बताओ बेटा, अभिषेक, संदीप, मोबाइल लोक अदालत क्या होगा? सर ये मूवेबल होगी, मतलब एज पर रिक्वायरमेंट किसी जगह पर लग सकती होगी। नहीं नहीं बेटा, गलत बता रहे हो आप। हाँ वेरी गुड, ऑनलाइन होगी। देखो मोबाइल लोक अदालत कहने का मतलब है, आप जैसे कोर्ट होता है, जैसे मेरा चालान कटा तो मैं ई ई कोर्ट में जाता हूँ, ई कोर्ट यानी कि इलेक्ट्रॉनिक कोर्ट, ठीक है ना? इलेक्ट्रॉनिक कोर्ट में जाके अपने चालान को पे कर देता हूँ। कितना चालान है, 1000 2000 पे कर दिया भाई, मुफ्त माफ हो गया मेरे लिए। अब मान लो 10,000 15,000 का चालान है, मैं लोक अदालत में भी जा सकता, इतना बिजी शेड्यूल है, तो एक मोबाइल लोक अदालत बना रखा है, ठीक है ना? मोबाइल लोक अदालत एक तरह का ऐप है, ऐसे समझ लो सिंपल, ठीक है ना? लोक अदालत का ऐप है, वो जितना बोलेगा, अगर अमाउंट का फाइन आता है तो पे करो, छूट जाओ, जरूरी नहीं। या फिर मोबाइल लोक अदालत में अगर आपका फाइन ज्यादा है तो आपको क्या करना पड़ेगा, एक एप्लीकेशन लेनी पड़ेगी, ठीक है ना? एप्लीकेशन डाउनलोड करनी पड़ेगी मोबाइल लोक अदालत से, फिर आपको क्या करना पड़ेगा, लोक अदालत में जाना पड़ेगा। यहाँ तक क्लियर है बेटा? किसी को डाउट है? This is बोलो अभिषेक, क्या बोल रहे हो आप? is it same like digital lok adalat? हाँ वेरी गुड, डिजिटल लोक अदालत, ठीक है ना? जैसे पेटीएम फोन पे नहीं होता बेटा, समझ गया मैं, ठीक है सर। ठीक है ना? डिजिटल इंडिया तो बनी रहा है। वो तो बन ही रहा है बेटा, बनी रही है कब तक? अब तो आने वाले समय में ऐसे होगा। देखो अब आज का जो टॉपिक है यहीं तक है, ठीक है ना? अभी इसके आगे स्टार्ट करता हूँ, ये 1 मिनट बेटा बस, ठीक है ना? देखो आप, हाँ यहाँ तक किसी को डाउट है? बताओ बेटा, संदीप, दिव्या, अभिषेक, नहीं यस, फाइन है सर। किसी को डाउट है? तो आर्बिट्रेशन मैंने हाँ कंप्लीट कर लिया। 1 मिनट बेटा, हाँ मैंने आपको इंडियन कॉन्ट्रैक्ट के एमसीक्यू भेज दिए थे, प्रैक्टिस करने के लिए पहुंच गए होंगे, उसको अलग से एक फॉर्मेट में डाल देना, ठीक है ना? मैं आखिरी में दूंगा, ऐसा नहीं है कि आखिरी में नहीं दूंगा,
आज अभी मैं क्या भेज रहा हूँ, आर्बिट्रेशन के, ठीक है ना, आर्बिट्रेशन कांसिलेशन के भेज देता हूँ, 1 मिनट। ठीक। अभी भेज देता हूँ ना बेटा, फिर भूल जाऊंगा, आपको याद भी नहीं रहेगा। यहाँ तक बेटा आ रहा है ना समझ में, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट और ये आया अच्छे से समझ में, किसी को डाउट तो नहीं है ना इसमें? बताओ बेटा अभिषेक, अच्छे से आया आज का टॉपिक समझ में? या आगे सर। आ गया ना भाई? 1 मिनट रुको यार, बस मैं भेज देता हूँ। इनकी क्वेश्चन बैंक है ना बेटा, इसी के लिए। हाँ देखो आप, कहाँ किया? हाँ हाँ, देखो आप, 1 मिनट बेटा बस। हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल। देखो आप, ये आपका क्या है, आर्बिट्रेशन एंड कांसिलेशन की कुमार की क्वेश्चन बैंक है, ठीक है ना, आखिरी में जाता ही है। ये टोटल 34 पेजेस का है। इसमें कितने क्वेश्चन होते हैं देखो आप, 400 से ज्यादा ही है ना। तो प्रैक्टिस के लिए बेटा इसको करना है, इसी से ही पेपर आता है, ऐसे समझ लो, ठीक है ना। इतना कर लोगे बहुत है, ठीक है ना बेटा। तो माने को, और ये आंसर साथ में है, जिन्होंने अभी स्टार्ट नहीं किया बेटा कर लो, क्योंकि मैं जून जुलाई में भेजूंगा, फिर कहोगे बहुत सर हमें तो मिला ही नहीं टाइम पढ़ने के लिए। तो मैं अभी से भेज रहा हूँ साथ साथ में, कि करते रहो, जैसे जैसे फ्री टाइम मिल रहा है तो इसको करते रहो बेटा, ठीक है ना। यहाँ तक क्लियर है? एग्जाम में से कब है? एग्जाम सितंबर के फर्स्ट वीक में होगा। सितंबर फर्स्ट। हाँ, आपका कोर्स मैं अगस्त के मिड तक करा दूंगा, 15 अगस्त तक पूरा, ठीक है ना। यहाँ तक डाउट है बेटा किसी को? देखा इस सबने, स्क्रीन में दिखाई दे रहा है सबको ये? इसका प्रिंट निकाल लेना बेटा, ठीक है ना, इसका प्रिंट ही निकलवा लेना। टोटल 8 पेपर है ना, हेल्पफुल भी रहेगा आपके लिए, ठीक है बेटा। यहाँ तक डाउट है किसी को? बताओ। नहीं आएंगे, भूल जाओगे, भूल जाओगे इसी के लिए। बताओ बेटा किसी को डाउट है? नहीं। बताओ अभिषेक, संदीप, दिव्या, डाउट है? आगे चले। जी सर। नो सर, डाउट नहीं है। ठीक है, देखो देखो ढीले ढीले क्यों मत बोलो सर, डाउट ही नहीं है। पढ़ना तो देखो पड़ेगा यार, ठीक है ना, पढ़ाई करो तो पढ़ना तो पड़ेगा। मैं भी पढ़ता हूँ बेटा, ठीक है ना, नई चीज और आगे पढ़ता हूँ बेटा। मैं कभी रुकता नहीं, ठीक है ना, मैं कभी नहीं रुका, कभी भी नहीं रुका। मैं गलतियों से सीखता हूँ। अभी अभी गवर्नमेंट का देख रहा हूँ बेटा, गवर्नमेंट में हाँ हाँ गवर्नमेंट जॉब का, क्योंकि मेरे साथ क्या भी लगे ना, तो मैं भी सोच रहा हूँ लग जाए। प्राइवेट में इनकम तो अच्छी है बेटा मेरी, ऐसी नहीं कि खराब है, पर मैं और अच्छे एक्सीलेंस के लिए जाना चाहता हूँ, ठीक है ना। कभी रुकना नहीं चाहिए, जो रुक गया ना इंसान वो कुछ नहीं कर सकता आगे। देखो अब स्टार्ट करते हैं, 1 मिनट, 1 मिनट बेटा। अब आता है आपका सिलेबस, ठीक है ना। आर्बिट्रेशन कांसिलेशन सबका क्लियर है? किसी को डाउट तो नहीं है ना बेटा इसमें? अगर रिवीजन क्लासेस मैं करूंगा, अगस्त के महीने में होंगी रिवीजन क्लासेस, ठीक है ना। अगर किसी को डाउट आता है तो मुझसे पूछ सकता है, ठीक है ना। और जब मैं बेटा लास्ट की अगस्त का महीना हुआ तो ट्राई करना कि सारी की सारी क्लासेस का ऑफलाइन लेना, ठीक है ना। ऑनलाइन, ऑनलाइन में क्या है, दिक्कत हो जाती है, ठीक है ना। हाँ इमरजेंसी वो बात अलग है बेटा। अब देखो आज का जो टॉपिक स्टार्ट करेंगे, बस मैं बेसिक, क्यों ऐसे क्यों? ब्रेकफास्ट अरे बेटा मेरा नहीं, मदर इन लॉ फादर इन लॉ। हम्म, मैं तो रोज में रिपोर्ट लेती हूँ। देखो आप, मेरा के चलता रहता मैं भी पूरे दिन पढ़ाता ना बेटा, बस 10 मिनट घर जाता हूँ खाना खाने के लिए, वो भी इसलिए जाता हूँ, मेरी वाइफ मेरे बिना खाना नहीं खाती ना, इसी के लिए। खाना होता है ना, बनाना भी होता है।
ये बात तो है। प्रॉब्लम ही नहीं है। बस बस बेटा देखो आप जो सिलेबस में आपके ये सारे, ठीक है ना, एक बार फिर से देख लो जिन्होंने सिलेबस देखा नहीं था, ठीक है। ये जो जनरल इंग्लिश है ये कोई पेपर नहीं है, ठीक है ना। सबसे पहले कॉन्ट्रैक्ट है, कॉन्ट्रैक्ट 1 मैंने आपको करा दिया, स्पेसिफिक रिलीफ और बेसिक कॉन्ट्रैक्ट। आर्बिट्रेशन कंसिलेशन में सिलेबस के हिसाब से चल रहा हूँ, ठीक है ना। बुक 2 हो गई। आर्बिट्रेशन कंसिलेशन में लोक अदालत आज कर दिया हमने, ठीक है ना। फिर इसके बाद देखो आप ये जो टॉर्ट और कंज्यूमर है ना बेटा, अभी थोड़ा बाद में करूंगा। टॉर्ट को इंग्लिश लॉ कहते हैं, पहले मैं फैमिली लॉ कराना चाहता हूँ, क्योंकि मार्च का एक ऐसा महीना, मार्च अप्रैल की काफी लोग फ्री रहते हैं, ठीक है ना। और जून के महीने में क्या कराऊंगा, जब गर्मी की छुट्टियां होंगी, कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ, ठीक है ना। तो देखो आप टॉर्ट, ये जो आपका फैमिली लॉ है ना बेटा, फैमिली लॉ में 2 बुकें हैं, कौन सी, हिंदू लॉ और मुस्लिम लॉ। जो हिंदू लॉ और मुस्लिम लॉ है बेसिकली में 2 महीने, हाँ सॉरी 2 महीने तक पूरा कंप्लीट चलेगा, ठीक है ना। तो आपका पूरा मार्च का मंथ और पूरा अप्रैल का मंथ इसी में जाएगा पूरा, उससे ज्यादा भी जा सकता, बड़ा है बेटा बहुत, ठीक है ना। तो फैमिली लॉ में देखो, हिंदू लॉ में क्या क्या पढ़ेंगे, पहले सोर्सेस पढ़ेंगे, फिर हिंदू मैरिज एक्ट पढ़ेंगे, फिर हिंदू अडॉप्शन पढ़ेंगे, माइनॉरिटी गार्डियनशिप पढ़ेंगे, सक्सेशन पढ़ेंगे, ठीक है ना। विल क्या होता है, गिफ्ट क्या होता है, रिलीजियस चैरिटेबल एंडाउमेंट क्या होता है, ठीक है ना। सोर्सेज में कौन कौन से 5 सोर्स हैं। तो मैं आज जिसका इंट्रोडक्शन दूंगा बेटा वो मैरिज का दूंगा, ठीक है ना। सोर्स हम नेक्स्ट क्लास से करेंगे, आज मैं कोशिश करूंगा 15 मिनट में मैरिज खत्म कराने की, ठीक है ना बेटा। बहुत इजी टॉपिक है। अगर आपकी रह भी गई ना होली में, जैसे क्लास अभी नहीं होगी शायद, होली और होली की क्लास अटेंड नहीं कर पाए, तो आप इसको छोड़ सकते हो, टॉपिक को, मतलब छोड़ नहीं, खुद से भी पढ़ सकते हो, आराम से आ जाएगा। सबसे इजी टॉपिक है जो, हाँ ये नहीं, मैरिज नहीं, पूरा का पूरा हिंदू लॉ। बस आपसे अडॉप्शन और गार्डियनशिप नहीं हो पाएगा, और सक्सेशन ये थोड़ा डिफिकल्ट में आ जाता है, ठीक है ना। अब देखो हिंदू लॉ के बाद ये पूरा मार्च का महीना हम यही करेंगे। अप्रैल में क्या आएगा, मुस्लिम लॉ, मतलब अप्रैल का आधा हिंदू लॉ जाएगा। जो 2 संडे हो गए इसमें मैं मुस्लिम लॉ पूरा कराने की कोशिश करूंगा। हिंदू लॉ आ गया तो मुस्लिम लॉ इजी है। सैटरडे भी कर दो स्टार्ट क्लास, सैटरडे और क्या आ जाएगी बताओ फिर, बच्चे स्कूल के। देखो आप फैमिली लॉ जैसे कि मुस्लिम लॉ है, ठीक है ना। मुस्लिम लॉ कहने की बात है, इसमें भी सेम आपको सोर्स पढ़ना है। मैरिज क्या है, डौहर क्या है, जो शादी से पहले दिया जाता है, कोई तलाक ले तो उसको डौहर देना होता है। गार्डियनशिप क्या है, लेजिटिमेसी क्या है, डाइवर्स क्या है, तलाक जिसे कहते हैं। वाकिफ एंड विल, वाकिफ यानी कि दरगाह, दरगाह यानी कि एक तरह से जैसे हमारे यहाँ मंदिर होता है ना, हाँ मंदिरों में जाके पूजा करते हैं, तो सेम दरगाह या फिर मस्जिद कहते हैं, उसे वाकिफ कहते हैं, रिलीजियस प्लेसेस, ठीक है ना। तो वहां पे जाके प्रेयर करना। स्पेशल मैरिज एक्ट में क्या क्या होता है, कोई भी मुस्लिम लड़का है, ठीक है ना, वो किसी भी कास्ट की लड़की से शादी कर सकता है, मुस्लिम लॉ कहता है। पर मुस्लिम लड़की मुस्लिम लड़के से ही शादी कर सकती है, वो अलग क्लास में नहीं कर सकती, ठीक है ना। बहुत कम बेनिफिट प्रोवाइड किया गया मुस्लिम लड़कियों के लिए, हिंदू लॉ में बहुत ज्यादा है। हिंदू लॉ इस चीज में सुपीरियर, मुस्लिम लॉ नहीं, ठीक है ना। तो बेटा 2 बुकें हमें कंप्लीट करनी है, हिंदू लॉ और मुस्लिम लॉ। मैं पूरी कोशिश करूंगा बहुत अच्छे तरीके से कराऊं। देखो इसमें मेरे पास 2 पीडीएफ है, मैं दोनों के दोनों अभी दिखाऊंगा। एक पीडीएफ में मुझे काम करना बाकी है अभी, ठीक है ना, सीरीज में करना है तो धीरे धीरे करूंगा। दूसरे पीडीएफ है वो पूरा का पूरा हिंदू लॉ, वो टोटल 100 पेजेस का है, ठीक है ना। तो 100 पेजेस प्रिंट निकालना तो आपके लिए मुश्किल हो जाएगा, तो कोशिश कर रहा हूँ उससे कम करने की, 60-70 हो जाए, ठीक है ना। इसके बाद कौन सा करोगे, लॉ ऑफ क्राइम करोगे, बस इसमें पेनल्टी करनी है। फिर बेटा कॉन्स्टिट्यूशन लॉ में जून के महीने मैंने बताया। फिर लास्ट में लीगल राइटिंग आता है, लीगल राइटिंग में 2 क्लास में खत्म करा देता हूँ, ठीक है ना। सबसे इजी टॉपिक है। और ये जो लीगल राइटिंग है बेसिकली, ये आपका जब प्रैक्टिकल दिया जाता है पेपरों के बाद, जैसे सितंबर में पेपर होंगे, तो आपका प्रैक्टिकल नवंबर के एंड में, जो अभी सेकंड ईयर का नवंबर के एंड में होता है, ठीक है ना। अब मेरे को आइडिया नहीं कि 1 दिन बुलाया था कि 2 दिन, मैंने पूछा नहीं इतना बेटा, मैं पूछता नहीं। पूछेंगे ना आपसे कि क्या क्या पढ़ा है, सिंपल सब बता रहा हूँ बेटा, ठीक है ना। जैसे क्लास 11th 12th में प्रैक्टिकल में भी एक्सटर्नल आते थे, टॉपिक फाइल बनाते थे, सेम ऐसी।
ठीक है ना? यहाँ तक क्लियर है बेटा? किसी को डाउट है? मैं स्टार्ट करूं हिंदू मैरिज, ये हिंदू हिंदू लॉ स्टार्ट करें हम? हाँ स्टार्ट कर रहा हूँ बेटा, बस ऊपर से बताऊंगा, टेंशन मत लो, ठीक है ना? बताओ बेटा, अभिषेक, दिव्या, संदीप। यस सर। मेरे को लगता है आज मन नहीं है बेटा, आज संडे है, सब कैसे आज जल्दी से जल्दी छूटू। अरे बेटा पढ़ना तो पड़ेगा यार, देखो ठीक है सर ना? मैं तो सुबह 9 बजे से ऑफिस का काम कर रहा था फिर। है हाँ मैं पूरा हफ्ता मेरा बहुत बिजी गया है सर। वो तो समझता हूँ बेटा। देखो आप, एक मिनट, हाँ मेरे को देखो, एक मिनट बेटा आप, एग्जाम देने आपके एग्जाम देने के लिए गुड क्वेश्चन, बता दूं क्या बेटा एग्जाम देने के लिए कैसे जाएंगे? जैसे आपका ये सेंटर कहाँ पे है? मथुरा, हाँ मथुरा, हाँ मथुरा याद आ गया। तो जो यहाँ, नहीं नहीं, जो यहाँ कैब प्रोवाइड की जाती है ना, बच्चे ज्यादातर कैब से जाते हैं या फिर बस होती है, हाँ बस होती है। ये तो खुद की कैब कर लो, प्राइवेट, क्लास एंड होने पे बता दूंगा, ठीक है ना, कैसे जाना है। अब देखो, अब हिंदू मैरिज स्टार्ट करते हैं बेटा, ठीक है ना? इसमें बेसिक सा बताऊंगा, ज्यादा नहीं, ठीक है ना, ज्यादा क्लास को नहीं रखूंगा, अभी बस 5 मिनट में बता रहा हूँ। देखो ये तो मैंने कराया था फर्स्ट ईयर में, ठीक है ना, जो अभी सेकंड ईयर में, इसमें क्या है ना, थोड़ी सी मिस्टेक हो गई इसमें, अब इसको मैं सही करूंगा, ठीक है ना, बैठ के। इसमें 115 पेजेस है, सोचो इतना पढ़ना पड़ेगा आपको, ठीक है ना? इसके बाद मुस्लिम है 80 पेजेस है। डरा नहीं रहा, बता रहा हूँ बेटा, बड़ा है, ठीक है ना, मैं सारी डिटेल पढ़ाता हूँ, कोई टॉपिक नहीं छुड़वाता, ठीक है ना? तो 115 पेजेस हैं, इसको मैं क्लासेस के हिसाब से डिवाइड कर दूंगा। कैसे करूंगा? जैसे डेट है, जैसे मार्च की डेट है ना, तो जो अभी ये तो पूरा 115 पेज भेजूंगा ही, ठीक है ना? इसके अलावा जो भेजूंगा क्लास के हिसाब से पेजेस को कन्वर्ट करूंगा, ठीक है ना, वो सही रहेगा। और टॉपिक के हिसाब से, जैसे हिंदू मैरिज में क्या है पेजेस, हिंदू अडॉप्शन में क्या है पेजेस, सोर्स ऑफ हिंदू लॉ में क्या है, ठीक है ना? तो टोटल 5 आपको करने, सोर्स ऑफ हिंदू लॉ, हिंदू मैरिज, ठीक है ना, डाइवर्स या जुडिशियल प्रोसीडिंग, फिर गार्डियनशिप, अडॉप्शन। तो मैं क्या करूंगा, दो दो यूनिट को एक पीडीएफ में डालूंगा, 2 यूनिट को एक पीडीएफ में, और लास्ट के अगर कुछ रिमेनिंग है क्या उसको पीडीएफ में। तो टोटल 3 पीडीएफ बना के भेजूंगा, ठीक है ना बेटा? उसके ऊपर नाम मेंशन होगा, आपको दिक्कत नहीं है। यहाँ तक क्लियर है बेटा अभिषेक? यस यस सर। ये थोड़ा बेटा थोड़ा कठिन लगेगा, ठीक है ना, स्टार्टिंग में, क्योंकि अभी ये भेजोगे ना तो दिमाग पूरा पजल हो जाएगा, कुछ समझ में नहीं आएगा, क्योंकि इसमें थोड़ा उल्टा सीधा हो गया था ना, मैंने भी आखिरी में एकदम कराया था इसे। हैं? हाँ, अभी अभी सेंड नहीं करूंगा, अभी बस पढ़ा रहा हूँ ऊपर से, ठीक है ना, आज नहीं सेंड करूंगा, इसे सैटरडे तक सेंड करा दूंगा, ठीक है ना बेटा? हाँ उसी से एक दिन पहले, ठीक है ना? तो बेटा देखो, हिंदू मैरिज एक्ट में आता है सबसे पहले 8 टाइप ऑफ मैरिज, मैंने आपको बता दिया। पीडीएफ में कैसे शेयर करूंगा, 3 पार्ट में शेयर करूंगा, जिससे इजी रहेगा अभिषेक, ठीक है ना, रीड करने में। ये काफी बड़ा है बेटा, ये टोटल कितने 115 पेजेस है, ठीक है ना? ये थोड़ा इजी लैंग्वेज में था, अभी मैं बेयर एक्ट का दिखाऊंगा तो बेटा ज्यादा कठिन लगेगा। वो 100 पेजेस का, 112 पेजेस का, वो तो फिर बहुत कठिन हो जाएगा, ठीक है ना? थोड़ा इजी लैंग्वेज है कि बच्चा जल्दी से पढ़ ले। तो देखो आप, मैरिज में स्टार्ट करा रहा हूँ बेटा, बस, ठीक है ना, 15 मिनट पढ़ेंगे, उससे ज्यादा नहीं, थोड़ा थोड़ा पढ़ेंगे बस, इसको मैं फिर दोबारा से नेक्स्ट क्लास में करा दूँ, ठीक है ना? देखो, हिंदू मैरिज एक्ट करा रहा हूँ यूनिट 2 पहले, ठीक है ना, सोर्सेज में मैरिज खत्म होने के बाद कराऊंगा, ठीक है ना? सोर्सेज क्या कठिन है थोड़ा, सोर्सेज में सिंपली क्या है हिंदू में, कि जैसे कि दुर्योधन का समय में कैसे हिंदू लॉ स्टार्ट हुआ, फिर ये तुगलक में कैसे स्टार्ट हुआ, फिर ये, हाँ पढ़ना पड़ेगा। बाबर क्या था, नहीं बाबर क्या, कहाँ का रहने वाला था, अफगानी, हाँ अफगानी में कैसे था,
फिर हमारा इस टाइम ब्रिटिश में कैसा है, ब्रिटिश के पास अब करंट कैसा है, तो ये सारे स्टेजेस को पढ़ना पड़ेगा, ठीक है ना। तो थोड़ा माइंड पजल करेगा, तो मैं पहले मैरिज ही करा रहा हूँ, ठीक है ना, यूनिट। ठीक है बेटा दिव्या संदीप, मैरिज कराऊं कि वही कराऊं सोर्स? नहीं मैनेज ही कराओ पहले, थोड़ा इजी में फोकस करो पहले। बताओ बेटा अभिषेक। सर आप देखो सर, आप गुरु हो सर। अच्छा आंसर दिया बेटा, आप ही देखो, आप गुरु। तो इजी से स्टार्ट कराऊंगा, ठीक है ना। देखो आप 8 टाइप्स ऑफ हिंदू मैरिजेस में क्या क्या आते हैं, देखो टोटल अभी 4 टाइप यहाँ है। ये देखो थोड़ा ना वो हो गया था, मतलब इसमें फिर केस आ गया, तो इसको मैं सही करूंगा, ठीक है ना। 1 मिनट रुको आप। अब देखो हिंदू मैरिज में डेफिनेशन मैं पहले करा देता हूँ, फिर टाइप्स कर लेंगे, ठीक है। हिंदू मैरिज का डेफिनेशन मैं नेक्स्ट क्लास में फिर दोबारा कराऊंगा, इससे टेंशन मत लो आप। हिंदू मैरिज में बेसिकली हिंदू किसको माना जाता है, ध्यान से देखेंगे हम। हिंदू किसको माना जाता है? कोई भी पर्सन जो हिंदू है रिलीजन से, किस फॉर्म में, फिर वो चाहे विरास्या हो, लिंगायत हो, ब्रह्मा का फॉलोवर हो, पर्तन हो या आर्य समाज, ठीक है ना। तो हिंदू कौन होता है? अपने रिलीजन से माना जाता है हिंदू, उसने किसी रिलीजन को मान रखा है, ठीक है ना। जैसे हम लॉर्ड विष्णु की पूजा करते हैं, विष्णु भगवान की पूजा करते हैं, सारे भगवानों की पूजा करते हैं, तो हम हिंदू। इसके बाद देखो आप, जैसे कोई क्रिश्चियन है, क्रिश्चियन जी वो उसमें जाता है, चर्च में जाता है। कोई मुस्लिम है तो कहाँ जाता है? मस्जिद में जाता है, तो उनका वो रिलीजन। इसके बाद सेकंड पॉइंट क्या कहता है बेटा? कोई पर्सन है, कोई हिंदू, बुद्धिस्ट या जैन या सिख रिलीजन को प्रोफेशन करता है। कहने का मतलब है जैसे मैं हिंदू हूँ, हिंदू हूं तो मैं क्या कराता हूँ? घर में पूजा पाठ कराता हूँ। कोई बुद्धिस्ट है, बुद्धिस्ट क्या करता है? कुछ आइडिया किसी को? शांति पाठ होता है शांति। हाँ शांति पाठ मान लो। जैन क्या कराता है? जैन कुछ भी कराता हूँ बेटा, मुझे भी आइडिया नहीं। सिख रिलीजन में क्या होता है वो सुखमनी साहिब का पाठ। हाँ वो होता है। और क्या कहते हैं उसे? गुरुद्वारा में गुरुद्वारे में पाठ होता है, पाठ, हाँ गुरु गुरुद्वारे ग्रंथ में साहब। पाठ, हाँ पाठ कराते हैं। और खाना खिलाने को क्या क्या लंगर लगता है, लंगर। लंगर। ठीक है बेटा, देखो मैं ये नहीं कहता, मैं आपसे कहूंगा मेरे को जो हिंदू है ना, हिंदू में हाँ वेरी वो है, हिंदू में हम चारों चीजें कवर करेंगे। हिंदू कवर करेंगे, बुद्धिस्ट करेंगे, जैन करेंगे और सिख। सबके सब क्या है? हिंदू में आ जाते हैं। ये टॉपिक मेरे को समझाना था। मुस्लिम का कौन सा होता है? मॉडर्न होता है। मुस्लिम का लॉ अलग है, पर हिंदू लॉ को कौन कौन मानता है? हिंदू भी मानेगा, बुद्धिस्ट भी मानेगा, जैन भी मानेगा, सिख भी मानेगा। क्लियर है ना बेटा? तो इसके बाद देखो आप, इसके बाद आता है आपका कोई पर्सन है जो क्रिश्चियन नहीं है, मुस्लिम नहीं है, पारसी नहीं है, या जौ नहीं है, ज्यू नहीं है। ज्यू, ज्यू क्या होते हैं? कोई बताएगा मुझे? क्या सर? ज्यू, 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 जीसस क्राइस्ट, ज्यू। जीसस तो ये वो उसमें होते हैं ना, वो क्रिश्चियन, हाँ। जाते हैं वो तो बेटा देखो आप, क्रिश्चियन और मुस्लिम और पारसी को सर हिंदू में नहीं माना गया। इट्स अ कम्युनिटी इन द क्रिश्चियंस एक्चुअली, हाँ ज्यूज। क्रिश्चियन कम्युनिटी होती है, ठीक है ना। जो एडोल्फ हिटलर था वो जू से बहुत चिढ़ता था। इसके बाद देखो आप, कोई भी पर्सन जो हिंदू किसको माना गया है? हिंदू को, बुद्धिस्ट को, जैन को, रिलीजन को हिंदू लॉ जो मानते हैं। हिंदू लॉ कौन नहीं मानते? क्रिश्चियन नहीं मानते, मुस्लिम नहीं मानते, पारसी नहीं मानते। पारसी को अफगानी बोला जाता है। इसके बाद ज्यू, ठीक है ना, ज्यू हो गया। ये कौन होते हैं? विल बी गवर्न अ पर्सन हु इज नॉट, नॉट वर्ड आ गया ना, यानी कि नॉर्मल हिंदू हो गया, वो क्या होगा? हिंदू लॉ में आएगा, ठीक है ना। और जो पर्सन हिंदू लॉ में नहीं आते वो और किसी लॉ में आते हैं, ठीक है ना। अब देखो आप, लेगिमिटेट और इलेगिमिटेट मुझे बताना है। लेगिमिटेट, लेगिटिमिटेट और इलेगिमिटेट। देखो मैं लेगिमिटेट कहूंगा, टी को साइलेंट रखूंगा। लेगिमिटेट का मतलब होता है मैं और मेरी वाइफ, ठीक है ना, हमने शादी कर ली। शादी होने के बाद जो मेरा बच्चा हुआ वो वारिस, जायज, जायज औलाद, लेगिमिटेट। मैरिज होने के बाद, हिंदू मैरिज रन होने के बाद, हिंदू मैरिज होने के लिए क्या क्या चाहिए? एक पुजारी चाहिए, अभी पढ़ाऊंगा सब डिटेल में, ठीक है ना। सेम पिंड रिलेशन नहीं होती चाहिए, सपिंड रिलेशन होता है। जैसे मैं मिश्रा, मेरी वाइफ उपाध्याय, ठीक है ना, तो मैं मिश्रा से सेम कांड,
सेम पिंड नहीं होता बेटा, आपके यहाँ पे भी होता है सेम पिंड में शादी नहीं, सेम गोत्र नहीं होता, तो उसे सब पिंड रिलेशन कहेंगे, सब पढ़ोगे आप, ठीक है ना। तो हिंदू मैरिज अगर किसी को डन कराना है, ठीक है ना, तो सबसे पहले एक वो कन्यादान होना चाहिए, ठीक है ना, ये पढ़ोगे बेटा, हंसने वाली बात नहीं, सब पढ़ाऊंगा। कन्यादान होना चाहिए, पुजारी होना चाहिए, ठीक है ना, और एक वो होना चाहिए, फेरे लेते हो उसको क्या कहते हैं, नहीं अब, अरे नहीं बेटा, अरे उस सात वचन फिर जो फेरे सजाते हैं बेटा, मंडप, सॉरी, देखो तीन होते हैं, मंडप, पुजारी और कन्यादान। जब मंडप, पुजारी और कन्यादान होगा तभी आपकी हिंदू मैरिज पूरी फुलफिल होती है, कंडीशन है, पढ़ोगे आप। और सेम पिंड का नहीं होना चाहिए, चार सेम पिंड नहीं होना चाहिए, पुजारी, मंडप और कन्यादान। तो ये सारी चीजों को करने के बाद जब मैंने अपनी वाइफ से शादी की, वाइफ से शादी करने के बाद जो मेरा बच्चा होता है उसे क्या बोलेंगे, जायज औलाद। जायज का मतलब क्या होता है, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से जो बच्चा पैदा हो, ठीक है ना, या मैरिज होने के बाद। अब मेरी वाइफ के साथ मेरा रिलेशन चल रहा था, हमारा 7 साल का रिलेशन था, मेरी शादी नहीं, उससे पहले बच्चा हो गया, उसे क्या बोलेंगे, नाजायज औलाद। क्लियर है ना बेटा, समझा रहा हूँ। ये टॉपिक बड़ा इंटरेस्टिंग है, मैं इंटरेस्टिंग वे से पढ़ाऊंगा, कंफ्यूजिंग नहीं लगेगा। तो इलिमिटेट का मतलब होता है नाजायज औलाद, मैरिज से पहले बच्चा। लेगिमिटेट का मतलब होता है जायज औलाद, यानी कि मैरिज के बाद। क्लियर है अभिषेक, संदीप, दिव्या, ये टॉपिक यस सर। बताओ बेटा, अभिषेक आ गया ना समझ में। लेगिमिटेट मैं पूछूंगा ना इस क्लास में, ये चीज लेगिमिट ये बार बार आएगा ना रिपीटिंग, इसी के लिए समझा रहा हूँ। लेगिमिटेट का मतलब होता है मैरिज के बाद औलाद, हिंदू मैरिज को परफॉर्म करने के बाद, और इलेगिमिटेट होता है जो मैरिज से पहले किया जाता है, ठीक है ना। वो अभी है बेटा, इसके आगे डेफिनेशन सब है, ठीक है ना। बोथ ऑफ हुज पेरेंट्स आर हिंदू, बुद्धिस्ट, जैन एंड सिख और इज अ हिंदू। कहने का मतलब है हिंदू में कौन कौन आएगा, जिसका बच्चा लेगिमिटेट और इलेगिमिटेट दोनों, जो कि हिंदू, बुद्धिस्ट, जैन या सिख। अब बेटा अभिषेक, और आपसे मेरा डाउट है, क्वेश्चन है, जो मेरा जायज औलाद है क्या वो हिस्सा ले सकता है घर का? यस। नाजायज औलाद हिस्सा ले सकता है क्या घर का? नो नो। नो नो नो, सिंपली नो। ब्लड नहीं है सर, ब्लड ब्लड रिलेशन नहीं ब्लड होता, ब्लड नहीं है। उसके लिए हिंदू मैरिज परफॉर्म होनी चाहिए, हिंदू मैरिज की कंडीशन ये पढ़ेंगे, ठीक है ना। नहीं ले सकता, सिंपली नो, ठीक है ना। बट गर्ल है तो ले सकती है, ठीक है ना, बॉय नहीं ले सकता। जैसे मैंने आपको एक क्लास में बताया था, सलमान खान है, सलमान खान ने आज तक कोई अडॉप्शन क्यों नहीं लिया? क्योंकि हिंदू अडॉप्शन एक्ट क्या कहता है 1955 कि कोई, हाँ, मैरिज कंपलसरी है, कोई लड़का किसी भी बच्चे को अडॉप्ट नहीं कर सकता। फीमेल सुष्मिता सेन ने कर रखा है, ठीक है ना, तो उसका रीजन ये। अब सलमान खान, लड़के को क्यों नहीं अधिकार दिया गया, उसका रीजन क्या है? लड़के उस बच्चे के साथ गलत कर सकता, आप समझ जाओ मेरे मतलब का, ठीक है ना। डाइवर्स की भी कुछ कंडीशन है, उसको डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है ना। तो देखो आप, लेगिमिटेट जो मैरिज के बाद, इलिमिटेट जो मैरिज से पहले, ये सारे के सारे अगर इनके पेरेंट्स हिंदू, बुद्धिस्ट है तो इनको क्या माना जाएगा, हिंदू। यानी कि मेरी शादी हुई नहीं, शादी होने से पहले अगर मेरा बच्चा पैदा हो गया, अब मैं क्या हूँ, पेरेंट्स हूँ उस बच्चे का, नाजायज बच्चे का मैं पेरेंट्स हूँ। तो जो मैं पेरेंट्स हूँ, मैं हिंदू हूँ, तो मेरा बच्चा भी हिंदू, सिंपल सी बात है। उसको पर लेना पड़ेगा, रिलीजन को अडॉप्ट करना पड़ेगा, ठीक है ना। अब इसमें देखो आप, अब देखो अगर मान लो कोई एक पेरेंट है, छोटे में लिखा है कोई एक पेरेंट वो हिंदू है, और उस लड़के का जो रिलीजन है वो डिसाइड किसके, उसके अपब्रिंगिंग पे किया जाएगा, ठीक है ना। अपब्रिंगिंग यानी कि पैदा होने पे। अब जैसे मेरे को एक मुस्लिम लड़की से बहुत प्यार था, ठीक है ना, पहले तो मैंने उससे शादी कर ली। अब जो मेरा बच्चा होगा, अब उसकी जब अपब्रिंगिंग होगी, यानी कि जब वो पैदा होगा, तब डिसाइड किया जाएगा तो किस पे रिलीजन को फॉलो करे, हिंदू या फिर मुस्लिम को, ठीक है ना। इसके बाद देखो लास्ट पॉइंट क्या कहता है, कोई भी पर्सन तो कन्वर्ट करा सकता है हिंदू, बुद्धिस्ट, जैन और सिख में। क्लियर है बेटा। मैं अगर आपसे पूछूं बेटा, आपसे अभिषेक पूछता हूं, मैं हिंदू, मेरे को अगर मुस्लिम लड़की से शादी करनी, तो क्या मुझे रिलीजन को कन्वर्ट कराना पड़ेगा? नो। नो क्यों, उसका रीजन क्या है बेटा? लड़की का सर वेरी गुड, वेरी गुड, अच्छा।
लड़की विल सफर इन एवरीथिंग, मेरा ये मानना है, ठीक है ना। तो लड़की अगर हिंदू लड़का लड़की से शादी करता है मुस्लिम, तो मुस्लिम लड़की को रिलीजन चेंज कराना पड़ेगा। बट इस क्वेश्चन को अगर मैं थोड़ा सा चेंज कर दूं, मुस्लिम लड़की उसको शादी करनी हिंदू लड़के से, तो तब रिलीजन चेंज कराना होगा कि नहीं कराना होगा? दोबारा पूछो तुम, सॉरी। तब भी कराना दोबारा पड़ेगा। करना वेरी होगा, गुड, हाँ। नैना ने काफी अच्छा जवाब दिया, तब भी कराना पड़ेगा, ठीक है ना। तो आ गया ना सब। हिंदू है ना, वो जिनके घर में आ रही है तो हाँ। उनके अकॉर्डिंग चलेगा ना। हिंदू लॉ क्या कहता है? जो मेन हेड है, मेन हेड कौन है? लड़का, मेन लीडिंग पर्सन। लड़का का रिलीजन कुछ भी हो, तो फीमेल को अपना रिलीजन चेंज कराना है हिंदू लॉ में। बट मुस्लिम लॉ में क्या होता है? मुस्लिम लड़का अपनी मर्जी से कुछ भी कर सकता है, पर मुस्लिम लड़की नहीं। मुस्लिम लड़की शादी भी नहीं कर सकती, उसको राइट ही नहीं दिया गया, ठीक है ना। यहाँ तक क्लियर है बेटा? हिंदू की डेफिनेशन आई सबको समझ में? किसी को डाउट है इस टॉपिक में? बताओ बेटा, हिंदू में डाउट है? बताओ अभिषेक, यस डाउट है आपको? सर मैं क्वेश्चन, बोलो नहीं बेटा। सर। इसमें हमें इन्होंने बोला कि हिंदू मैरिज एक्ट 1955, हाँ, ठीक है, तो उससे पहले के लोगों की मैरिज नहीं होती थी। गुड क्वेश्चन, वेरी गुड क्वेश्चन, याद रखे रहो। बड़ा अच्छा क्वेश्चन पूछा है कि हिंदू मैरिज 1955 से पहले किसी की अगर मैरिज होती थी, क्या वो मैरिज में आता कंसीडर नहीं होता था? तो बताओ बेटा अभिषेक, इसका आंसर बताओ आप। It was with the East India Company that the norms we are following. उसके बाद 55 आया था, 55 में भी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को फॉलो किया है। कि अभिषेक का आंसर है कि ईस्ट इंडिया कंपनी से आने से पहले, नहीं नहीं सर, ठीक है ना, इससे उससे पहले जो पहले फॉलो ईस्ट कर रहे इंडिया थे, कंपनी थी। कोई तो उसको इस उसके रूल्स को फॉलो कर रहे थे। हाँ, उससे 47 के बाद से लेके 55 अरे पहले देखो मेरा मान, मैरिज वैलिड देखो होती होगी। नहीं होता है ना, क्लियर है। जो मैरिज होती थी ना, वो मैरिज को लीगल कर दिया जाता था। जैसे मैं आपसे पूछता हूँ ना, डेथ सर्टिफिकेट और बर्थ सर्टिफिकेट कब से चालू है? 2000 से, मेरा मान, ठीक है ना। क्या 2000 से पहले, सुनो मेरी बात बेटा, आप सुनो, 2000 से पहले कोई बच्चा पैदा होता था, कोई आदमी मरता था, तो क्या डेथ सर्टिफिकेट बर्थ सर्टिफिकेट बनाना पड़ता था? ये तो कानूनी कार्यवाही के लिए बनाना पड़ता है ना आपको। अगर पैसे लेने हैं, पेंशन लेनी है, तो डेथ सर्टिफिकेट। बच्चे का स्कूल में एडमिशन कराना है तो बर्थ सर्टिफिकेट। तो सेम हिंदू मैरिज था, उससे पहले मैरिज होती थी, पर उसमें कोई कानूनी कार्रवाई नहीं की जाती थी, ठीक है ना। अब आपको मैरिज सर्टिफिकेट बनवाना है, तो मैरिज सर्टिफिकेट के लिए क्या चाहिए आपको? हिंदू मैरिज 1955 के तहत चारों कंडीशन फॉलो होनी चाहिए। सेम पिंड नहीं होने चाहिए, सापिंड, रिलेशन नहीं होने चाहिए, पुजारी होने चाहिए, मंडप होना चाहिए और कन्यादान होना चाहिए। ये होता है बेटा, ठीक है ना। तो लॉ पहले एप्लीकेबल नहीं था, लोग अपनी मर्जी से करते थे, कोई देखने वाला नहीं था। अब क्या होता है? लॉ के हिसाब से होता है। ये है ना, ये आंसर है आपका, ठीक है बेटा। किसी को डाउट है आज की क्लास में? फिर बताओ अभिषेक। नहीं सर, फाइन है। आज की क्लास में फिर बेटा मैं इतना ही रखूं। इसको देखो, देख लो आप, ये काफी अच्छे हैं बेटा, इजी लैंग्वेज में, जैसे हिंदू स्कूल। क्योंकि और क्या देखना, एक बार नैना स्क्रीन में आप, और जो आपके वो है ना टॉपिक, और जो पीडीएफ आप सर्च करोगे, वो जो आप टॉपिक देखोगे ना, वो टॉपिक क्या होंगे? कठिन होंगे। तो मैंने इसको इजी लैंग्वेज में किया, ठीक है ना। इजी लैंग्वेज देखो, स्क्रॉल करके दिखा देता हूँ, इससे क्या होगा ना, पढ़ने में इजियत रहेगा। अनियमिताक्षर दयाभागी, इसको सही से करूंगा बेटा, ठीक है ना, मैं बैठ के करूंगा, ठीक है ना। ये थ्योरी है, फिर ये सारे केस पढ़ेंगे हम इसमें, ठीक है ना। तो आज की क्लास को मैं इतना ही रखता हूँ, ठीक है अभिषेक? ठीक है सर। ठीक जी है, जी बिल्कुल। एक मिनट बेटा, अभी जाएंगे नहीं कोई, एक बात आपसे डिस्कस करनी है बेटा। जैसे जो 10 तारीख आएगी ना, उस दिन में क्लास नहीं, मतलब क्लास आपकी ऑनलाइन होगी बेटा, ऑफलाइन मत आना, इतनी थोड़ी रिक्वेस्ट है। घर में कुछ फंक्शन है ना मेरा, इसी के, ठीक है सर, ठीक है ठीक ना है। बेटा? ठीक है, मत हाँ, अभी अभी जा। तो बेटा जा सकते हो आप सब। यस थैंक यू सर। संदीप जी ओके ओके, थैंक यू सर। हाँ, ओके, 10 को ऑनलाइन रहेगी। ऑनलाइन रहेगी, ठीक है ना। वही हिंदू लॉ स्टार्ट करेंगे हम, ठीक है बेटा। जा सकते हो आप, संदीप, दलीप, दिव्या, संदीप जा सकते हो बेटा आप। सर एक रिक्वेस्ट है, हाँ बेटा बोलो। सर आपका नंबर मिल सकता है क्या?
नंबर नंबर बेटा मेरा मिल नहीं सकता एक्चुअली, मैम आपको नोट्स प्रोवाइड करती रहती है ना इसी के लिए। नहीं, उसमें अगर कोई नोट्स के लिए दिक्कत नहीं हो तो आप सर, क्लास में पूछ एक्चुअली सकते हो। सर को बात की भी काम होते हैं। बेटा मैं पूरा दिन बिजी रहता हूँ, क्या क्या काम है, आप मुझसे क्लास में पूछ सकते हो। आप नॉन अटेंडिंग है, ऑफलाइन क्लास अटेंड करिए इधर, कोई डाउट हो तो मैं 1 घंटा एक्स्ट्रा बैठ के आपको क्लियर कर दूंगा। नहीं ठीक नहीं, है, डाउट नहीं सर, एक्चुअली जैसे एग्जाम के रिलेटेड या कुछ ऐसे दूसरी चीजें पूछनी, तो वो मैंने इसलिए बताया बता ना रहा बेटा, था। एग्जाम से रिलेटेड सब कुछ इंफॉर्मेशन दी तो आपको। जैसे एमसीक्यू पेपर आएगा 50, जो पिछला पैटर्न था उसमें 50 क्वेश्चन आए थे, एक क्वेश्चन 2 मार्क्स का था, कोई नेगेटिव मार्किंग जी नहीं थी, जी ऑनलाइन पेपर था। ठीक है ना, एमसीक्यू जी बेस्ड। जी ये कोई भी डाउट हो ना दलीप तो जी आप मुझसे पूछ सकते हो। ठीक है ना, जी क्लास जी, के बीच एक्चुअली में। हम्म। मैं एक्चुअली जम्मू कश्मीर से बोल रहा हूँ ना सर। हाँ हाँ बेटा मैं समझ गया, तो यहाँ पे जोगिंदर भी जम्मू एंड हमारे घर में कश्मीर पड़ी से ही बर्फ है। सर। हाँ हाँ मैं समझ रहा हूँ बेटा। आप यहाँ क्लास के बीच पे में ना डाउट और भी पूछ है जम्मू सकते हो आप। कश्मीर का सर, जम्मू कश्मीर का कोई और कैंडिडेट भी है क्या? हाँ एक जोगिंदर जी हैं। अच्छा अच्छा, नहीं वो तो साथ में है। मैं ये बता रहा हूँ यहाँ पे बर्फ पड़ी एक्चुअली, थोड़ा नेट वगैरह नहीं चलता, कभी कभार मिस हो जाता ना। हाँ तो बेटा आप मैम से कंसल्ट कर सकते हैं, मैम आपको सारे पीडीएफ प्रोवाइड कर दिया करेंगे दलीप। ठीक है ना, आप मेरी क्लास में थोड़ा सा रेगुलर रहिए। जी जी सर। ठीक है बेटा, फिर आज जी की जी क्लास हम इतने रखें, मैम से ठीक है आप सर। कंसल्ट कर लेंगे, कोई भी डाउट हो ना आपका मैम ठीक। आपको शेयर कर देंगे जी जी पीडीएफ। ठीक है बेटा, ठीक है सर, ठीक। ठीक है ओके, बेटा, थैंक यू ठीक सर। है, ठीक है बेटा। संदीप क्लास एंड कर सकते हो आप। दूसरे बच्चे ज्वाइन होंगे इसलिए बोल रही हूँ, क्योंकि संदीप क्लास एंड कर दो आप। ये 1 मिनट